गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग सर मोतिहारी पाठ मॉर्निंग सर मुजफ्फरपुर पाठशाला। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुजफ्फरपुर, गुड मॉर्निंग मोतिहारी, गुड मॉर्निंग सर मुर्शिदाबाद गुड मॉर्निंग मुर्शिदाबाद पाठशाला, गुड मॉर्निंग, सर भागलपुर पाठशाला। गुड मॉर्निंग। सर पाठशाला। स्पीकर भी कर दो, स्पीकर भी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर पटना पाठशाला। हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पटना पाठशाला। क्या हालचाल आप लोगों के? नमस्कार सर मुजफ्फरपुर पाठशाला। नमस्कार, नमस्कार, बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए आपके क्या हालचाल है? हाँ जी, बैठ जाइए फटाफट। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइम पीरियड पे बात की थी किसके ऊपर? टाइम पीरियड के बारे में। क्या क्या बातचीत की थी, कोई बताएगा? पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के केसेस पे बात की थी। यस सर। तो सिंपल पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड का फार्मूला था वो क्या लिखा था हम लोगों ने? वो लिखा था 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल की जगह बेसिकली एल इफेक्टिव बाय जी इफेक्टिव। ये एल इफेक्टिव का मतलब कहां से कहां तक की दूरी होती है? सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। हाँ, सेंटर ऑफ मास से लेके पॉइंट ऑफ अटैचमेंट तक की ये डिस्टेंस है। और लेंथ के बढ़ने पर टाइम पीरियड बढ़ेगा, जी इफेक्टिव के बढ़ने पर टाइम पीरियड कम होगा। हो जाएगा। और ये मास के ऊपर जो है डिपेंड करेगा, नहीं करेगा? एम्पलीट्यूड स्मॉल है। स्मॉल एम्पलीट्यूड पर काम करता है ये फार्मूला, और एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है या नहीं करता है? क्या बोलते हैं? नहीं करता है। एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मास के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक, सर पर साइज के ऊपर डिपेंड करता है। साइज से होगा क्या? एल इफेक्टिव चेंज हो जाएगा ना। हाँ वही साइज। हाँ, एल इफेक्टिव मेन देखा जाए तो एल इफेक्टिव को देख सकते हैं हम। एल इफेक्टिव अगर चेंज नहीं हो रहा है तो नहीं चेंज होगा, एल इफेक्टिव अगर चेंज हो जा रहा है तो चेंज हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, इसमें कुछ कुछ और फार्मूले भी बनाए थे। एक हमने लॉन्ग पेंडुलम के लिए एक फार्मूला बनाया था, याद है? बड़े काफी बड़े पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का क्या फार्मूला लिखा था? हाँ जी, 1/L + 1/RE है ना। अगर कंपेरेबल हो ये अर्थ की रेडियस से तो ये रिलेशन हो जाएगा। और अगर लेंथ बहुत बड़ी है आरी से तो टाइम पीरियड क्या आ जाता था हमारा यहाँ पे? 2 पाई। नहीं, अगर लेंथ बहुत बड़ा है तो ये 0 हो गया ना, 1/∞ जैसा आरी बाई जी। और इसकी वैल्यू लगभग कितनी आती थी? 6 मिनट है ना। 84.6 मिनट ये इसकी वैल्यू आती थी। ठीक है। इसके अलावा जो है हमने एक पढ़ा था कि अगर पानी में डाल देंगे या लिक्विड में डाल देंगे तो जी इफेक्टिव क्या होगा? जी इफेक्टिव इन लिक्विड क्या हो जाएगा? जी इफेक्टिव की वैल्यू इन लिक्विड क्या आ जाएगी? याद है क्या था फार्मूला? क्या था? जी इफेक्टिव इक्वल्स टू जी, नहीं 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 नहीं, लिक्विड में जी इफेक्टिव की वैल्यू पूछ रहा हूं। पानी में जब डाल दिया तो बाइंसी लग रही होगी ना, तो उससे जी इफेक्टिव भूल गए? नहीं याद है, पढ़ा नहीं तुम लोगों ने? कितना? 1 - 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी। याद आया? आरडी क्या था? आरडी था अपना इंपॉर्टेंट फार्मूला है यार, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आरडी है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती थी? रिलेटिव डेंसिटी क्या होती थी? बॉडी का डेंसिटी सिग्मा और लिक्विड का रो। हमने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि हम जब भी कभी लिखेंगे फार्मूला तो सिग्मा मानेंगे बॉडी को और लिक्विड मानेंगे रो, लिक्विड का रो मानेंगे। तो इसको हम ये भी लिख सकते थे जी 1 - 1 अपॉन सिग्मा बाय रो। ठीक है, ये बॉडी का डेंसिटी, ये बॉडी का डेंसिटी है, और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये लिक्विड का डेंसिटी है। ठीक है, चलिए इसके बाद और बात कर लेते हैं। और क्या बात की थी? और क्या बात हुई थी अपनी लास्ट क्लास में? और किसकी फील्ड के प्रेजेंस में जो होगा। हाँ, 2 क्लास थी यार। और बताओ। और यूट्यूब वाला एक किया था, यूट्यूब का
यूट्यूब का क्या आया था अपने पास रिलेशन? यूट्यूब के लिए टाइम पीरियड क्या आया था? 2 pi under root h by g. एच कहां से कहां का एच है? एच है ये, हाँ मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जब वो है यहां से ग्राउंड से, तो ये कितना टाइम पीरियड बना था इसका? इसका टाइम पीरियड बना था 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच बाय जी, ठीक है। और कॉलम लेंथ के टर्म में चाहिए हो, मतलब लिक्विड की टोटल लेंथ के टर्म में हो, तो ये हो जाता था, यही फार्मूला हो जाता था 2 पाई अंडर रूट एल बाय 2g। अरे अंतर रखना ध्यान से कि एग्जाम में क्या दिया हुआ है। इसी तरह से हमने कहा कि अगर एक ब्लॉक जो लिक्विड में ऐसा तैर रहा है और एच डूबा हुआ है, तो इसका भी फार्मूला टाइम पीरियड का क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच बाय जी। और इसके फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू याद है कितनी थी? फोर्स कांस्टेंट कितना था इस रिलेशन में? जो फोर्स कांस्टेंट आया था, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू आई थी रो ए जी। वो नहीं, वो तो फोर्स आ गया, फोर्स कांस्टेंट ये बन गया होगा फिर, है ना? फोर्स कांस्टेंट ये आ गया होगा। हाँ जी, तो बोलो ये सब ध्यान में है, भूल चुके हो? ध्यान में है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि अगर आपको ये फार्मूले सब ध्यान में, इन्हीं पे ही डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे देता है। तो अगर आपने क्लास में ध्यान से सुना, घर जाके रिवाइज कर लिया, तो आप मान के चलिए आपका ये पक्का हो गया है, बहुत सारी चीजें आपने कवर कर ली। हाँ जी बोलिए, कोई कुछ पूछ रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में अलग अलग केसेस थे, तो अभी वो केसेस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वही जी इफेक्टिव वाली बात आ जाती है उसमें बस, है ना? तो बताना है, उसमें कोई डाउट है क्या किसी टॉपिक पे? अच्छा, हाँ वो भी पढ़ाए थे, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, और कुछ रहता है कोई इंपॉर्टेंट सा पॉइंट? सेकंड पेंडुलम, हाँ किसको बोलते थे सेकंड पेंडुलम हम लोग? सेकंड पेंडुलम किसको बोलते थे? लेंथ 1 मीटर होगा और टाइम पीरियड 2 सेकंड पेंडुलम के बारे में कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है कि सेकंड पेंडुलम क्या है। तो सेकंड पेंडुलम का मतलब टाइम पीरियड कितना? 2 सेकंड, और लेंथ कितनी होगी? 1 मीटर। और हमने आपको एक टेक्निक भी बताई थी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि पाई स्क्वायर की जगह क्या रख लिया करो? जी। पाई स्क्वायर की जगह आप, पाई स्क्वायर की जगह लगभग, पाई स्क्वायर जो है वो लगभग जी के बराबर होता है। तो जैसे ही मान लो ये अंदर जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, और अगर यहाँ जी है तो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये चीज आपको कैलकुलेशन में काफी क्या करेगी? हेल्प करेगी ये वाली चीज, अगर आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, और कुछ पॉइंट था जो बताया था, जो कोई फार्मूला या कुछ इस तरह से? वो तो केसेस हो गए थे, हाँ ठीक है, डिफरेंट केसेस थे, वो अभी नहीं कर रहे हैं, तो फिर से वही पूरी क्लास हो जाएगी। और कुछ था कोई डायरेक्ट फार्मूला? आई थिंक यही सारी चीजें हुई थी, है ना? चलिए बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट टॉपिक अपना है, वो है फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम क्या चीज है इसको समझ लेते हैं। फिजिकल पेंडुलम का मतलब यह हुआ कि किसी भी चीज को आपने क्या बना लिया? पेंडुलम बना लिया। कोई भी चीज ली, उसको पेंडुलम बना लिया। ठीक, जैसे घर में लटका हुआ कैलेंडर, वो भी एक तरीके का एग्जाम्पल है किसका? फिजिकल पेंडुलम का। ठीक, कोई भी चीज जो हैंग कर रही है उसको आप फिजिकल पेंडुलम बना सकते हैं। जैसे आप लोगों के पास, किसी के पास आई कार्ड है या बैग है, तो बैग ऐसे लटका दिया आपने, बैग ऐसे लटका दिया और उसको हल्का सा अपनी जगह से डिस्प्लेस किया, तो क्या करने लगेगा? इस तरह से ऑसिलेट करना शुरू कर देगा ना। तो उसको भी हम लोग देखते हैं। कोई फिजिकल पेंडुलम यहाँ दिख रहा हो मुझे स्टूडियो में? यहाँ कुछ है तो नहीं, जैकेट मेरी पड़ी हुई है, लेकिन एक ही लाइट का वो है, कोई तार वार कुछ है? कुछ तो मेरे पास है। अच्छा, आई कार्ड है, हाँ ये बात। तो ये भी एक तरीके का क्या बन गया? ये भी एक तरीके का फिजिकल पेंडुलम ही बन गया। ठीक है, तो बस मैंने इसको क्या किया, अपनी इसकी ये मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, और ये अब इस तरह से ऑसिलेट करना शुरू कर दिया इसने। ठीक, तो ये एक तरीके का क्या क्या किसके जैसे बिहेव कर रहा है? फिजिकल पेंडुलम के जैसे, है ना? घर में कैलेंडर लटका हुआ था और कोई आया ऐसे उसको हिला के चला गया, तो वो ऐसे 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 अगर ऑसिलेट कर रहा है, तो वो एक तरीके का क्या बन गया आपका? फिजिकल पेंडुलम। ठीक, तो किसी भी चीज को जिसको जो किसी पॉइंट पर हैंग कर रही हो और उस पॉइंट के अबाउट ऐसे क्या कर सकती हो? ऑसिलेट कर सकती हो, उसको हम लोग फिजिकल पेंडुलम बोलते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी ये बॉडी थी, इस तरह की कोई भी बॉडी ले ली, ठीक है,
और ये बॉडी जो है इस पॉइंट के अबाउट, इस ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है, इस ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है। तो मतलब इसके अबाउट ये हिंज है और इस तरह से ऐसे इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है। और यहां इसका जो है सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, यहां इसका सेंटर ऑफ मास है। और जब आपने इसको इसकी इस पोजीशन से थोड़ा सा क्या किया, डिस्प्लेस किया, इसकी इस पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, यहां पहुंचा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहां पहुंचा, तो हुआ क्या होगा कि इससे ये आर दूरी और सेंटर ऑफ मास पे एक mg का फोर्स लग रहा होगा, और यही mg का फोर्स जो है इसको इधर मतलब क्या बोलते हैं, कह सकते हैं कि रिस्टोर कराने की कोशिश कर रहा होगा। और ये इस तरह से इस मीन पोजीशन के इस तरह से चारों तरफ ऐसे ऑसिलेट करना इसने शुरू कर दिया होगा। तो कितना टाइम पीरियड बनेगा, इसको कैसे निकालें? तो यहां हम फोर्स से करने की बजाय थोड़ा सा जो तरीका है वो चेंज कर दे रहे हैं। सेम काम आप पेंडुलम के जो पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड निकाला था उसके लिए भी कर सकते थे, ठीक है। तो थोड़ा सा तरीका मैं चेंज ये कर रहा हूं कि हम इसको टॉर्क से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। टॉर्क से हमारा थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता है, तो हम टॉर्क से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे फोर्स की इक्वेशन होती थी, पहले देख लेते कैसे कंपेयर करा सकते हैं। जैसे फोर्स की इक्वेशन F इक्वल्स टू kx होता था, यहां से आता था F की जगह ma लिख दिया बराबर kx, ठीक है। तो यहां से आप जो है a की इक्वेशन क्या लिख लेते थे, a की इक्वेशन लिख लेते थे k/m इंटू एक्स। अच्छा, माइनस साइन मैं नहीं लगा रहा हूं क्योंकि माइनस साइन वो रिस्टोरिंग नेचर को ही बता रहा है। तो a और x में ये रिलेशन आ जाता था और उससे आपको पता चल जाता था कि ये ओमेगा स्क्वायर है। तो यहां से आपको दिख जाता था कि भैया ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई k/m, और यहां से फिर आप ओमेगा की वैल्यू निकाल के और टाइम पीरियड निकाल लेते थे। सेम अब टॉर्क में कैसे इक्वेशंस बन जाएंगी, तो देखो टॉर्क में इसी इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं। ये फोर्स में इक्वेशन लिखी हुई है और टॉर्क में अगर इक्वेशन इसी को कन्वर्ट करना होगा तो एक सिमिलरिटी ढूंढो। तो क्या क्या कर सकते हैं, हमने आपको बताया था कि रोटेशन में कौन सी चीज किससे क्या रिप्रेजेंट होती है। फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स तो बन जाएगा एक तरीके से क्या, टाउ, ठीक, और कोई कांस्टेंट आ जाएगा उसको k लिख लिया, और x जो यहां पर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट था, यहां पे कौन सा हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कहीं ना कहीं हमको इक्वेशन बनानी है किसके किसके बीच में, मतलब हमको टारगेट पता चल गया कि हमको इक्वेशन बनानी है रिस्टोरिंग टॉर्क और थीटा के बीच में, ठीक। अगर ये इक्वेशन बन गई तो टाउ को लिख सकते हैं आई अल्फा, बोलो, बराबर हो जाएगा के थीटा, ठीक। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ ए था वैसे यहाँ अल्फा बराबर हो जाएगा k/i इंटू थीटा, और यही k/i क्या हो गया होगा, ये k/i क्या लिखा है सकता, ये हो गया होगा मेरा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर मेरा ऐसा k/i आ गया होगा, जो भी यहाँ कांस्टेंट आ रहा हो। k की जगह चलो c कर लेते हैं, नहीं तो दोनों k दिखेंगे, तो वो c लिख लेता हूँ, c थीटा, ठीक है। इसको भी मैंने c कर लिया, c थीटा, ठीक। फिर से कर देता हूँ, थोड़ा नोटेशन चेंज कर देते हैं, ठीक। इसको c थीटा, ये हो गया आपका कितना, ये आपका हो गया अल्फा बराबर, यहां से आ गया c/i थीटा, और ये चीज आपकी क्या लिखी जा रही होगी, ओमेगा स्क्वायर। तो अपने को टॉर्क और थीटा के बीच रिलेशन बनाना है। तो अगर मैं यहां से देखूं, ये मेरा ओ पॉइंट था, ठीक, यहां इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन बनती, और अभी ये यहां पर है, और ये सेंटर ऑफ मास है, और ये एंगल मान लिया मैंने, यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है किसी टाइम पर थीटा, इस पर ये फोर्स लग रहा है mg, ठीक। यहां से यहां तक की दूरी जो है, ये दूरी ये हमने ले ली l, यहां से सेंटर ऑफ मास से और पॉइंट हिंज वाले पॉइंट से दूरी l ले ली। तो अब एक बार बताओ टॉर्क क्या होगा o के अबाउट, टॉर्क अबाउट o क्या होगा, टॉर्क अबाउट o, इस mg फोर्स का टॉर्क क्या होगा, टॉर्क अबाउट o, निकाल पाओगे टॉर्क, टॉर्क क्या हो जाएगा। टॉर्क के लिए अगर आपको याद हो तो हमने बोला था फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन खींच लो और जिस पॉइंट से निकाल रहे हो उससे उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, और इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए, यही आर परपेंडिकुलर हुआ, और ये कितनी हो जाएगी, तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ये लंबाई हो जाएगी l साइन थीटा, बोलो। तो टॉर्क ओ के अबाउट कितना हो गया, टॉर्क अबाउट ओ हो गया, टाउ की वैल्यू जो हो गई mg फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, l साइन थीटा, ठीक। और हम ये मान के चल रहे हैं कि थीटा क्या है, वेरी स्मॉल है ना, स्मॉल एम्पलीट्यूड, मतलब स्मॉल एंगुलर एम्पलीट्यूड के लिए ही ऑसिलेशन SHM कहलाएंगे। तो आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा लिखा जा सकता है थीटा,
तो टॉर्क की जगह क्या लिख दिया मैंने, आई किसके अबाउट, जिसके अबाउट ये घूम रहा है, तो आई अबाउट ओ अल्फा बराबर एम जी एल थीटा। तो जरा देखो अल्फा बराबर कितना आ गया, एम जी एल बाय कितना, आई अबाउट ओ इंटू थीटा। ये क्या हो गया आपका, ये जो चीज है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, एम जी एल बाय आई, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी ओ पॉइंट था जिसके अबाउट रोटेट कर रहा था। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड का फार्मूला यहां से क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड टी जो होता है दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा। तो टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई नॉट बाय एम जी एल। बोलो बात क्लियर है, ठीक। तो ये टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया, ये टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया, इसको अपन यूज करेंगे फिजिकल पेंडुलम के लिए। किसी ने कहा कि क्या इसी फार्मूले से हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हो। देखो जरा कैसे, सिंपल पेंडुलम के केस में एक बार बताओ आई नॉट क्या हो जाएगा, जैसे ये पेंडुलम था और इस पॉइंट के अबाउट ये हैंग कर रहा था, ये चीज सेम डेरिवेशन पेंडुलम के लिए भी कर सकते थे। तो आई नॉट क्या हो जाएगा इस पेंडुलम का, आई नॉट क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी एल है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम एल स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट का, पॉइंट मास का इस पॉइंट के अबाउट कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर। तो एम एल स्क्वायर हो गया, तो एम एल स्क्वायर, तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, एक एल से एल कैंसिल आउट, तो टी इक्वल टू बन गया कितना, 2 पाई रूट एल बाय जी। क्या बात क्लियर है। तो अगर आपको फिजिकल पेंडुलम का क्वेश्चन करना है तो आपको दो जानकारी चाहिए होंगी, एक तो एल क्या है यहां पर, जरा बताना एल क्या है यहां पर, एल क्या है, एल क्या है, एल क्या है, एक्सिस से सेंटर ऑफ मास का लेंथ, हाँ जिस पॉइंट से रोटेट कर रहा है वहां से सेंटर ऑफ मास तक का लेंथ, जिस पॉइंट पर रोटेट कर रहा है वहां से सेंटर ऑफ मास तक का लेंथ एल लिया है उसको हमने, ठीक। तो यहां से यहां तक का लेंथ एल है और आई उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको एक तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पता होनी चाहिए कि कहां है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, और दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला आना चाहिए। तो चलो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन पहले मुझे एक बात बताओ, एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस रॉड का, ml स्क्वायर बाय 12 इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका कितना, एम एल स्क्वायर बाय 12। और इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml स्क्वायर बाय 3 एम एल स्क्वायर बाय 3। और इसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है इस रॉड का, l बाय 2 पर यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। रिंग के लिए बताना जरा, ये रिंग है, रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, पहले तो यूनिफॉर्म रिंग है, सेंटर पर होगा, ये होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक। चलो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, और परपेंडिकुलर है, यूं जा रही है, ये जा रही है एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, आई सी एम परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। क्या फार्मूला होता था याद है, प्लेन ऑफ रिंग क्या होता था, एम आर स्क्वायर। अगर रिंग है तो एम आर स्क्वायर, और डिस्क होती तो क्या आ जाता, एम आर स्क्वायर बाय 2। क्या बात क्लियर है। और इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं, पैरेलल एक्सिस लगा दो, तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना हो गया, 2mr स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर। अरे भैया याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर ठीक है याद है। तो चलो फटाफट से एक काम करते हैं, ये बस रिवीजन के लिए था एक मोटा मोटा, क्योंकि इसके क्वेश्चन को करने में ये चीज चाहिए। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये फिजिकल पेंडुलम है हमारे पास, ये है फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है, और ये पेंडुलम है, ये रॉड है, रॉड एक फिजिकल पेंडुलम बनी हुई है, ठीक है। कैन ऑसिलेट अबाउट ओ, और मास है m, लेंथ है l, टाइम पीरियड बताना है कितना होगा। चलो निकाल दो जल्दी से। तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है और फार्मूला याद है तो आप कर ले जाएंगे। क्या आ रहा है भाई, l बाय 2 टाइम पीरियड का फार्मूला क्या था, पहले तो बात कर लें। टाइम पीरियड था 2 पाई अंडर रूट ऑफ i
नॉट अपॉन mg आई नॉट अपॉन mg एम जी एल, और एल कहां से कहां तक की दूरी है? एल डिस्टेंस है ओ से, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू सेंटर ऑफ मास। ठीक, चलो बता दो आई नॉट कितना होगा, पहले तो वो बता दो, वो कितना होगा? आई एम एल स्क्वायर बाय 3। बेटा ये रोटेशन में पढ़ा था हम लोगों ने, वहां से ही आ रहा है, आसान फार्मूला है, अगर आपने क्लास में बहुत बार सुना होगा तो मेरे। 2 पाई अंडर रूट 2l बाय और एल कितना है बेटा? एल कितना रखेंगे? 2 l बाय 2। एल रखा जाएगा यहाँ पे L/2। यस सर। ठीक है, क्योंकि एल जो दूरी है वो सेंटर ऑफ, इस फार्मूले में एल की दूरी सेंटर ऑफ मास और यहां तक की है, तो क्या बन जाएगा टाइम पीरियड का फार्मूला? टी बन जाएगा मेरा, यहां से 2 पाई अंडर रूट 2 वैल्यूज रख दो। टी बराबर हो गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम एल स्क्वायर बाय 3 और mg एम जी एल बाय 2, ऊपर चल रहा है। है ना? यस एम से एम कट गया, Yes, sir. और ये जी से पाई स्क्वायर भी कट गया, Yes, sir. पाई स्क्वायर भी काट देते हैं ना, और एक एल से एक एल कट गया, तो क्या आ गया टाइम पीरियड? टाइम पीरियड जो आ गया वो आ गया 2 2 अंडर रूट 2a अंडर रूट ऑफ, जी कैसे काट दिया? अरे पाई स्क्वायर जी होता है ना भाई, मेरे स्मार्ट बॉय हैं हमने इसीलिए काट दिया, पाई स्क्वायर जी के बराबर रख दिया, पाई अंदर गया पाई स्क्वायर हो जाएगा, Yes, sir. हाँ. तो काट दिए। क्या? 2l बाय 3 ट्रू एल बाय 3। 3 जी। जी तो काट दिए भाई पाई स्क्वायर से, हाँ सर समझ गए। भाई पाई को किए अंदर और बनाए पाई स्क्वायर, और जैसे ही पाई स्क्वायर हुआ तो हमने कहा जी को उड़ा दो पाई स्क्वायर से। ठीक, Sir. या फिर इसी को और 2 को भी अंदर डाल दोगे तो 4 हो जाएगा, तो 8l/3 रूट 8l/3। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो calculate करिएगा. कैसे होगा? आगे बढ़े बेटा। Sir. अगला अपने पास टॉपिक आता है, इसको बोलते हैं हम लोग टॉर्जियन पेंडुलम। टॉर्जियन पेंडुलम का क्या मतलब है? टॉर्जियन पेंडुलम कभी कभार हो सकता है पूछ ले, इसके लिए थोड़ा बहुत जानकारी रहना चाहिए। टॉर्जियन पेंडुलम का मतलब पता क्या हुआ कि ऐसे मान लो किसी चीज को हमने, जैसे कोई रस्सी है उससे लटका दिया और ऐसे उसको मोड़ते गए, ट्विस्ट करते गए, ट्विस्ट करते गए, ट्विस्ट करते गए, तो क्या होता है उसको, अगर जैसे मान लो एक रस्सी में कोई चीज लटक रही है और रस्सी में ट्विस्ट करते जाए, ट्विस्ट करते जाए, ट्विस्ट करते जाए और छोड़ दे, तो क्या होगा? क्या होगा उस केस में? रोटेट करता है ऐसे 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 रोटेट करना शुरू कर देगा ना एक पोजीशन के अबाउट। Yes, sir. क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये बेसिकली ऑसिलेशंस ऐसे ऐसे ना होकर अपनी ही जगह पर, अगर मान लो जैसे मैं उसको ट्विस्ट करके छोड़ दूं, फॉर एग्जांपल ये वाला पता नहीं मे भी होगा कि नहीं,
लेकिन इन केस जैसे मैं कह रहा हूं कि जैसे ये है, इसको मैं ऐसे 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 मोड़ता जाऊं और छोड़ दूं, तो ये इस तरह से ऑसिलेट करना शुरू कर देगा ना। ऑल्दो इतना उसमें ट्विस्टिंग है नहीं, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे ऑसिलेशन शुरू हो जाएंगे ना, यूं यूं इस तरह से। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ऐसे पेंडुलम को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे पेंडुलम को हम लोग बोलते हैं टॉर्जन पेंडुलम। और टॉर्जन पेंडुलम की अगर हमको कैलकुलेशन करनी है, पेन कहाँ रख दिया यार, अच्छा, टॉर्जन पेंडुलम की कैलकुलेशन करनी है तो कैसे निकाल लेंगे? तो बेसिकली यहां पर एक रस्सी से कोई एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ था और इसको हमने बेसिकली ट्विस्ट करके छोड़ दिया, तो जो ये एंगल्स में एसएचएम कर रहा है, तो ये केस है, दिस इज द केस ऑफ एंगुलर एसएचएम, दिस इज द केस ऑफ एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम का केस है क्योंकि एंगल्स में ऑसिलेशन हो रहा है। और इसके लिए वही टॉर्क से देख लेते हैं कि टॉर्क जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी थीटा, और यहां सी जो है वो होगा आपका ट्विस्टिंग कांस्टेंट। यहां जो सी है वो आपका हो जाएगा ट्विस्टिंग कांस्टेंट। ट्विस्टिंग कांस्टेंट है सी की वैल्यू, तो टाउ लिख देंगे आई अल्फा बराबर हो गया सी थीटा, तो अल्फा बराबर हो गया सी बाय आई थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कंपेयर करा के आ गई सी बाय आई, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ ओमेगा की बाय ओमेगा, तो दैट विल बिकम आई बाय सी। तो ये टाइम पीरियड का फार्मूला हो जाता है टॉर्जन पेंडुलम का, जहां पर आपका आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो भी यहां बॉडी थी इस पॉइंट के अबाउट, जिसके अबाउट वो घूम रही है, और सी जो है वो वायर का क्या है, सी है वायर का ट्विस्टिंग कांस्टेंट, वायर का ट्विस्टिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला है, कभी आपको पूछ ले, ऑल्दो अभी है नहीं सिलेबस में, लेकिन मतलब पहले भी नहीं था, लेकिन फिर भी पढ़ा देते हैं इसको कि आ गया कभी तो। ठीक है, ट्विस्टिंग कांस्टेंट। आगे बढ़े बेटा। अगला टॉपिक अपना है सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम। दो एसएचएम को हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया। बेसिकली कंबाइन करने का यहां जो मतलब है वो मतलब है कि किसी बॉडी को जो एक एसएचएम कराने के लिए जो रिस्टोरिंग फोर्स था, हमने कुछ ऐसे अरेंजमेंट बनाए जिससे रिस्टोरिंग फोर्स, दो रिस्टोरिंग फोर्स उसको मिलकर एसएचएम करा रहे हो, ऐसा कुछ सिचुएशन हमने बनाया। तो जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट क्या होगा, ये हम इक्वेशंस के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें पहला केस क्या बनता है, पहला केस बनता है कि दो जो भी फंक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में है। टू एसएचएम फंक्शंस, टू एसएचएम आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, दो एसएचएम सेम डायरेक्शन में है और एक एसएचएम की वैल्यू x1 इक्वल्स टू कह दिया, उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरे भी x2 है जो कि लिखा a2 साइन ओमेगा टी। तो पहला इसमें भी पहला एक केस बना दिया, सेम डायरेक्शन में है एंड हैव सेम फेज डिफरेंस। हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस या सेम फेज डिफरेंस लिख देते हैं, सेम फेज डिफरेंस नहीं, सेम फेज, दोनों सेम फेज में है। इसका भी ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी का फेज चल रहा है, इसका भी साइन ओमेगा टी का फेज है। दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है, 0 है। सेम फेज बोला जाए और इसी बात को बोल सकते हैं फेज डिफरेंस, जो दो एसएचएम है
इज 0। तो बेसिकली है क्या, ये कहना ये चाह रहे हैं कि भाई दो, मतलब कोई बॉडी एसएचएम कर रही थी किसी फोर्स के कारण, किसी रिस्टोरिंग फोर्स के कारण, और उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बन रही थी A1 साइन ओमेगा टी। ऐसे ही किसी दूसरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इस तरह का बन रहा है A2 साइन ओमेगा टी। ओमेगा दोनों के लिए सेम है, तो इनका जो अगर कंबाइन किया जाए, इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट को कंबाइन किया जाए, तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो रिजल्टेंट क्या होगा, इसको हमें बताना है। तो वो रिजल्टेंट क्या होगा, इस चीज को हमें यहां कैलकुलेट करना है। अभी आप देख के बताओ क्या दिख रहा है इसमें से आपको, अगर इन दोनों को हम लोग कंबाइंड करते हैं तो क्या लगता है, क्या कैसे रिजल्टेंट आएगा। तो कंबाइंड करने का मतलब है कि x बराबर जो मेरा बना वो बना x1 प्लस x2। तो दो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस को जोड़ दिया, उससे मेरा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बना x1 प्लस x2। और इसकी क्या इक्वेशन आ जाएगी, अगर मैं इसको जोड़ दूं तो मेरी क्या इक्वेशन आ जाएगी। यहां से मैं देखूं तो इसको लिख सकता हूं मैं A1, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी। तो मैथमेटिकली हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं कि रिजल्टेंट क्या बन रहा है। तो x बराबर इनका कंबाइंड करने पर जो रिजल्टेंट बन रहा है दैट इज A1 प्लस A2 कितना, साइन ओमेगा टी। क्या इस इक्वेशन को देख कर क्या पता चल रहा है आपको, देखो विजुलाइज नहीं कर पाओगे क्योंकि सारी मैथमेटिकली फंक्शंस में चीजें बात हो रही हैं, इसलिए मैथमेटिकली ही देखने की कोशिश करो। तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये था, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एसएचएम का ये था। अगर ये दोनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कंबाइन करके कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी जाए तो ये इक्वेशन बनी। इसको देखकर आपको क्या पता चल रहा है कि ये इक्वेशन किसकी है, ये क्या ये इक्वेशन एक एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं। पहला सवाल, बिल्कुल ये एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और उसका एम्पलीट्यूड क्या है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, A1 प्लस A2। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर दोनों के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा और दोनों x में ही है, और जब उनको हम रिजल्टेंट निकालेंगे उनका कंबाइन करके, तो जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट भी एक एसएचएम होगा जिसका कि एम्पलीट्यूड कितना होगा, A1 प्लस A2, ठीक। अच्छा, इसका ओमेगा और इसका ओमेगा क्या रहना चाहिए, सेम। तभी आप जब जोड़ोगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो एक एसएचएम होगा। अगर ओमेगा डिफरेंट होंगे तो उनका रिजल्टेंट एक एसएचएम नहीं होगा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट एसएचएम तभी होगा जब इधर के इन दोनों के ओमेगा क्या रहे, सेम, और वही ओमेगा इसकी भी बनेगी, ठीक है। ओमेगा सेम बन रहे हैं मतलब टाइम पीरियड भी सेम बन रहे होंगे। तो रिजल्टेंट के बारे में क्या बोलेंगे कि रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट इज एसएचएम, ठीक, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा। देखिए यहां जोड़ना आसान था क्योंकि आपने सीधा सीधा मैथमेटिकली उसको जोड़ लिया, लेकिन अगर मैं इसके बीच में कुछ फेज डिफरेंस कर देता, जैसे इन दोनों के बीच कोई फेज का डिफरेंस नहीं है, तो हमारा एक सेकेंड केस में बनाता हूं कि देयर इज फेज डिफरेंस ऑफ फाई, देयर इज फेज डिफरेंस ऑफ फाई। तो पहली इक्वेशन है मेरी x1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी, लेट सपोज। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास x2 इक्वल्स टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो अब मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन के ओमेगा सेम है, इसका ओमेगा और इसका ओमेगा सेम है, मगर दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना आ गया, फेज डिफरेंस फाई आ गया, ठीक है। अब कुछ बातें जो मुझे सीधे सीधे समझ में आ रही हैं वो आपको भी आनी चाहिए कि रिजल्टेंट इसका बनेगा x बराबर कितना, x1 प्लस x2। इनका रिजल्टेंट बनेगा, दोनों इक्वेशंस ऐड होंगी। और क्या बातें मैं बिना कैलकुलेट किए अभी बता सकता हूं वो आप भी बता पाएंगे, आप समझ लीजिए। पहली बात तो ये कि दोनों ओमेगा सेम है, तो जो रिजल्टेंट बनेगा, और दोनों x डायरेक्शन में ही है, एक ही डायरेक्शन में है, तो जो इनके कॉम्बिनेशन से रिजल्टेंट बनेगा वो एक एसएचएम की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। किसी को डाउट हो तो और कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे अगर मैं कहूं कि ये रिजल्टेंट एसएचएम की इक्वेशन है, कैसे चेक कर सकते हैं।
तो इसको चेक करने का एक सीधा तरीका ये है कि इक्वेशन एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है। सीधा तरीका ये है कि आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, और जब 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस समथिंग के कांस्टेंट बन रहा हो x बराबर 0। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन आ गई, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई तो इसका मतलब वो रिप्रेजेंट कर रही होगी किसको, एसएचएम को। लेकिन क्या हमें इसको करने की जरूरत है क्या हमें इसको डिफरेंशिएट करके चेक करने की जरूरत है क्या? हमें तो इतने देर में तो पता चल ही गया ना कि ऐसी इक्वेशन जो होती है वो एसएचएम की इक्वेशन होती है। तो ये वाली इक्वेशन भी तो वैसी ही लिखी हुई है, बस यहां कुछ एम्पलीट्यूड अलग लिखा हुआ है। तो ये भी देख के पता चल रहा है क्या, एसएचएम। हमको इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। और कभी किसी को लगता है कि यार नहीं दिख रहा है, कोई ऐसी इक्वेशन दे दी है, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो, d2x बाई डी टी स्क्वायर निकल आएगा। अगर वो इस सिचुएशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, या तो 0 या कोई यहां कांस्टेंट हो, मतलब यहां d2x बाई डी टी स्क्वायर और यहां x की पावर 1 में रिलेशन ऐसे बन जा रहा हो, तो वो एक एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। खैर, मुद्दे की बात यह है कि अभी मुझे यह पता है कि ये जब दोनों कंबाइंड होंगे, और क्योंकि दोनों में ओमेगा है और दोनों x में ही है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो एक एसएचएम होगा। इसके लिए मुझे कोई चीज सॉल्व करके चेक करने की जरूरत नहीं है, ये सीधे देख के पता चलना चाहिए। कितना होगा ये कैसे निकाले, एक तरीका, पीछे वाले में तो देखो यार इजीली हमने ऐड कर लिया था क्योंकि सीधा सीधा फंक्शन था। अब यहां तो मैं या तो साइन a प्लस बी इसको ओपन करूं, फिर पूरा सॉल्व करूं, फिर उसको पूरी मैथमेटिक्स लगाऊं, एक तरीका वो है। तो वो तरीके से हम लोग बचते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट निकालने के लिए हम जैसे इसको क्या करेंगे भाई, यहां लिखेंगे a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है, और यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे a2 और साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और फिर इसके ब्रैकेट को ओपन करें, फिर कुछ कॉम्बिनेशन बनाएं और इस तरह से अरेंज करके इसकी पूरी इक्वेशन निकालें। हाँ जी, अगर a1 इक्वल टू a2 रहेगा और फाई जो है 180 रहेगा, फिर भी ये एसएचएम होगा। a1 बराबर a2, फाई इक्वल टू 180। फाई 180 हो जाएगा, तो फिर तो खत्म ही हो जाएगा ये, बिल्कुल जीरो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। जीरो एम्पलीट्यूड का एसएचएम कह सकते हो, तो दोनों में जीरो एम्पलीट्यूड। अब जीरो एम्पलीट्यूड में क्या हुआ, कुछ ऑसिलेशन हो ही नहीं रहा है ना। ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है। अगर ऑप्शंस में देखो, उस केस में क्या मोशन ही नहीं हो रहा है, आपने जो कंडीशन बनाई उस केस में तो मोशन ही क्या हो गया, मोशन ही बंद हो गया। तो अगर किसी चीज का मोशन बंद है तो फिर आप उसमें क्या पूछना चाह रहे हैं, वो क्वेश्चन पे ये डिपेंड करेगा कि उसमें फिर वो क्वेश्चन क्या जानना चाह रहा है। जनरलाइज नहीं कर सकते ना कि ये एसएचएम होगा इस कंडीशन में, आप मतलब बोल रहे थे। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूं। मैंने क्या बात बोली, अगर मोशन हो रहा है, ठीक है, ये तो एक ऐसा स्पेसिफिक केस हो गया जिसमें हमने ये कह दिया कि भाई जाके वहां मोशन ही स्टॉप हो गया। तो ऑप्शंस में मैंने क्या बोला, अगर ऑप्शंस में ऐसा देगा कि मोशन स्टॉप है, आपको ऐसे कभी नहीं करेगा कि जीरो करा के और फिर बोले कि यार ये एसएचएम नहीं है। बात समझे ना। हाँ, तो ऐसे नहीं करेगा कि उसको जीरो करा के और फिर बोले कि यार एसएचएम नहीं है, ठीक है। हाँ, ये तो ये वैसी बात हो गई कि हमने कहा कि किसी के पास कोई रुपए का काउंटिंग कर रहे हो, है ना, और हम कह रहे हैं कि वो उसके पास 0 रुपए हो गए, तो अमाउंट खत्म हो गया, तो अब उसको जीरो को क्या बोलेंगे, 0 रुपए बोलेंगे या कहेंगे कुछ नहीं है। मतलब वो फिर बात ये डिपेंड कर जाएगी कि हम पूछना क्या चाह रहे हैं, है ना। ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसीज के कंबाइंड होंगे तो रिजल्टेंट जो देगा वो एक एसएचएम का इक्वेशन होगा। अब एसएचएम की इक्वेशन में आपने एम्पलीट्यूड ही हटवा दिया, मान लो ये कह दिया कि सर ये एम्पलीट्यूड ही यहां पर 0 हो गया, तो यहां एम्पलीट्यूड ही 0 हो गया, तो फिर तो बेटा मोशन ही खत्म हो गया। फिर उस केस में उसका कोई मोशन ही नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट किस पर है, वो रेस्ट पर आ गया। तो अब रेस्ट पर आ गया तो फिर सिचुएशन में क्वेश्चन में वैसा देगा, फिर आपको मोशन के बारे में नहीं पूछेगा कि इसका मोशन कैसा है ना। ठीक है, तो इसमें ओमेगा टी सेम है इसलिए एसएचएम है। हाँ, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसीज मैच कर रही हैं तो हम कह सकते हैं कि ये कंबाइंड होकर एक एसएचएम की इक्वेशन ही बनाएगा।
कंबाइंड होकर जो इक्वेशन बनाएगा वो इक्वेशन किसकी होगी? एसएचएम की होगी। ठीक, तो इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इक्वेशन किसकी होगी? अब उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा वो एक अलग बात है, एम्पलीट्यूड है नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन इक्वेशन जो बनेगी कंबाइंड होकर वो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही होगी एसएचएम को। तो अब अगर इसमें हम बात कर ले कि इसके रिजल्टेंट को कैसे निकालें, तो हमें यहां हेल्प करता है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम हमको यहां पर इसके रिजल्टेंट को निकालने में हेल्प करेगा, और कैसे करेगा उसको देखते हैं। तो एक बात बताइए, इसका फेजर बना सकते हो? इस चीज का फेजर बना सकते हैं? इस चीज का फेजर कैसे बनेगा? मैंने आपको बोला था फेजर में दो जानकारियां चलती हैं, एक तो फेज और एक एम्पलीट्यूड। तो साइन का अगर आपको याद हो तो हमने यहां बोला था कि यहां पर साइन ले लेते हैं, ठीक है, और यहां पर कॉस का फंक्शन आ जाता है, ठीक है, यहां पर माइनस साइन उसके हिसाब से अपन ड्रॉ कर लेते हैं, और यहां माइनस कॉस, ठीक है। तो अभी इसको ड्रॉ करते हैं, तो चलो इसका फेज डायग्राम कैसा बनेगा। इसका फेजर डायग्राम बनाए तो A1 एम्पलीट्यूड किधर ड्रॉ कर दे? इधर कर दे, ये हो गया A1, यस सर। ठीक है, ये A1 हो गया। ठीक, एम्पलीट्यूड और फाई एंगल, बस यही दो चीजें ड्रॉ होती है फेजर में। तो साइन के साथ में था तो इधर आ गया। और A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई कहां ड्रॉ होगा? A2 साइन ओमेगा, इससे 5 डिग्री लीड करेगा, यस सर। तो यहां कहीं आ जाएगा क्या? A2 A2 क्या मेरी बात समझ पाए? सर और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 5 तो अब इनके कॉम्बिनेशन का जो एसएचएम बनेगा उसका कहां पर एम्पलीट्यूड आएगा फेजर में? तो वो एम्पलीट्यूड फेजर में वहीं आएगा जहां इनका दोनों का रिजल्टेंट आएगा, जैसे वेक्टर में सॉल्व करते थे। सवाल उठता है क्या ये वेक्टर है? नहीं, आप ये समझ लो कि मैथमेटिकली ऐसा मैच कर गया कि वेक्टर वाली गणित यहां हम लगा सकते हैं, ये वेक्टर नहीं है। वेक्टर वाली बस कैलकुलेशन लगा दे रहे हैं, क्योंकि यहां जो कैलकुलेशन हो रही है वो इस फेजर से भी सेम रिजल्ट ही देती है। तो A1 और A2 जो फाई पर हो उनका A नेट कहां पर आ जाएगा? कहीं यहां कहीं आ जाएगा, ठीक है, किसी एंगल अल्फा पर मान लेते हैं। इस A नेट की क्या वैल्यू होगी? जो नेट एम्पलीट्यूड आया उसकी वैल्यू क्या होगी? तो जैसे दो वेक्टर अल्फा एंगल पर हैं तो उनका रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आती थी? फार्मूला याद है? अंडर रूट ऑफ कितना? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। अरे बात समझ पाए? यस सर और अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे। अल्फा की वैल्यू क्या होगी? टेन अल्फा का फार्मूला एक बनता था, टेन अल्फा इक्वल्स टू वेक्टर में, बताओ, टेन अल्फा इक्वल्स टू A2 sin alpha by A2 साइन फाई, A2 sin phi A2 साइन फाई plus A2 sin बाय A1 A1 plus A2। A2 cos A2 phi। बेटा ये दो वेक्टर के जो रिजल्टेंट वाला फार्मूला होता था उसी फार्मूले को हमने यहां क्या किया है? यूज किया है। अगर आपको याद हो किसके फॉर्म में लिखा हुआ था? ए बी के फॉर्म में लिखा हुआ था, शायद ए था बी था, और अगर ये थीटा एंगल पर है तो रिजल्टेंट वेक्टर कहां पर आता था? रिजल्टेंट वेक्टर आर किसी अल्फा या फाई या किसी उस पे फाई पर लिख लेते हैं। तो आर की वैल्यू क्या होती थी? याद कर लो अगर याद नहीं आ रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, यहां पे वही फाई था तो फाई लिख लिया। और टेन फाई की वैल्यू क्या होती थी? टेन फाई की वैल्यू क्या हो जाती थी? जो रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ बना रहा है, तो उसके लिए मैंने बताया था ये वाला बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। cos ये वेक्टर में था, ये वेक्टर वाले ही रिलेशन को यहां पे हमने यूज किया है। तो अब एक बात सोचकर बताओ, जिस एक फेज बना हुआ है जो यहां पर है जिसका एम्पलीट्यूड ए नेट है और अल्फा एंगल पर है, तो रिजल्टेंट इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी एक्स की? जरा सोचकर बताओ इसके लिए एक्स की क्या इक्वेशन आएगी? एक्स बराबर क्या बनेगा? एक्स बराबर क्या बनेगा? तो नेट कितना है? ए नेट, ठीक है, साइन sin omega t plus ओमेगा टी plus alpha प्लस कितना? alpha अरे बोलो बेटा, समझ पाए? जी सर। अगर दो से ज्यादा भी एसएचएम कंबाइंड करने हो तो आप सबको फेजर पे ले आओ, फेजर पर ले आओ और फेजर पर लाकर जोड़ दो, आपका रिजल्टेंट जो है वो निकलकर वहां से आ जाएगा। फेजर में कौन कौन सी दो बातें बनेंगी? एक तो एम्पलीट्यूड बनेगा और एक उसका फेज एंगल बनेगा। उन दोनों से आपको
सोच के सॉल्व करना होगा। हाँ, सर जितना भी डिस्प्लेसमेंट का वो दिया बनेगा इक्वेशन, तो बस उसका ओमेगा सेम होना चाहिए। ओमेगा सेम होना चाहिए, तभी आप जोड़ पाओगे उनको फेजर से। अगर ओमेगा डिफरेंट होगा तो फिर वो एसएचएम बचेगा ही नहीं। ओके सर। हाँ, अगर ओमेगा डिफरेंट हो गए तो फिर वो एसएचएम नहीं बचेंगे। और दूसरी बात कि डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, ऐसा नहीं हो एक एक्स में हो रहा है और एक वाई में हो रहा है। सारे डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, या तो एक्स में हो या वाई में हो। ठीक है, क्या बेटा इसको आगे करें? सर यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और आप बताइए। एक क्वेश्चन करते हैं, और x बराबर है, x1 बराबर है a साइन ओमेगा टी, ठीक है, और x2 बराबर है a कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, x बराबर है, निकालना है x1 प्लस x2। अच्छा एक बात बताओ, रिजल्टेंट एक एसएचएम होगा या नहीं? रिजल्टेंट इक्वेशन एक एसएचएम होगी नहीं? ये बात अपन देख के ही बता सकते हैं कि रिजल्टेंट इक्वेशन एक एसएचएम की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। रूट 2a हाँ sin ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। अब इसकी रिजल्टेंट बता दो क्या आएगा, x बराबर क्या इक्वेशन बन जाएगी? 2a sin ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। आपने कहा x इक्वल टू रूट 2a साइन ओमेगा टी प्लस 5/4 प्लस पाई बाय 4 और क्या लिख सकते थे? cos ओमेगा टी माइनस 5/4 रूट 2a कॉस ओमेगा टी माइनस 5/4। ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4। कैसे कर लेंगे भाई? फेजर में बना लेते हैं। इसका 0 डिग्री का फेज है, a आ गया यहां पर, और ये कॉस किस रेफरेंस में लिखी हुई है, तो कॉस वाला यहां पर आ गया। अब ये दोनों वेक्टर जैसे सॉल्व कर दे, मैं फिर बोल रहा हूं वेक्टर नहीं है, बस गणित मैच कर जा रही है। तो a और a का रिजल्टेंट कहां आ जाएगा? क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए बीचों बीच आ जाएगा, ये 45 डिग्री का एंगल आएगा और रिजल्टेंट होगा रूट 2a। बोलो, तो क्या लिख सकते हैं? रूट 2a साइन ओमेगा टी प्लस 45 या रूट 2a कॉस ओमेगा टी माइनस 45। इधर से चलोगे तो माइनस 45। ठीक है, सर वहाँ पे पाई बाय 4 की जगह पे 45 डिग्री लिख सकते हैं। मतलब ये देखो, ये रेडियन में रहता है बेटा, तो बेस्ट है कि रेडियन में ही डालें हम लोग। ओमेगा टी जब भी रहता है वो रेडियन में रहता है, बाकी ऑप्शन में देख लो, है ना। लेकिन इन दोनों की रीडिंग वो सेम ही रहेंगी। हम लोग 45 लिख देते हैं मैं अपनी समझ के लिए, लेकिन ओमेगा टी में जब भी वैल्यू डल रही होगी तो वो हमेशा किस में आ रही होगी? रेडियन में आ रही होगी, और सेम डायमेंशंस में ही चीजें ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी, तो यूनिट सेम रखनी पड़ेंगी फिर। चले भाई आगे बढ़े, एक अगला क्वेश्चन करें। किसी को डाउट है इसमें बेटा जल्दी बताओ। नो सर। चलो एक अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है x बराबर है x1 प्लस x2 प्लस x3, और देख लेंगे क्या क्या है। x1 की वैल्यू है a साइन ओमेगा टी, ठीक है। x2 की वैल्यू है a साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक। x3 की वैल्यू है x3 की वैल्यू ले ली मैंने, ये 2a ले लेता हूं मैं, और x3 की वैल्यू हो गई मेरी a कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। हाँ, इसका बता दो क्या रिजल्टेंट आएगा। a sin ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। मतलब पाई बाय 3। यस सर। ठीक है।
Yes, sir. A sin omega t plus pi by 3. ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, सही बात है। Yes, sir. हाँ सर, A sin omega t plus. इसको ड्रॉ कर ले। हाँ सर। x1 के साथ तो 0 डिग्री का है तो 2a आ जाएगा इधर। ये कहां ड्रॉ होगा? a साइन ओमेगा टी प्लस पाई, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई इधर आ गया। Yes, sir. और ये कहां पर है? कॉस ओमेगा टी, ये लाइन रही होगी प्लस पाई बाय 6, पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री इधर। सेकंड कॉलम। ये ए आ गया। इस एक ए से ये एक ए कैंसिल आउट हो गया, और ये ए और ये ए आपस में कितने पर है? 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट यहां आ जाएगा इनका ए, ये आएगा। यही ए नेट आ गया। यस सर। कितना आ गया? कितने एंगल पर? 60 डिग्री पर। डिग्री। तो यहां से 60 डिग्री पर आ गया रिजल्टेंट। ये रहा आपका रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है 60 डिग्री पर आ गया। और क्या इक्वेशन बन जाएगा? एक्स बराबर क्या बन जाएगा इसके केस में? ए साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाय 3। ये आंसर हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते थे, a cos ओमेगा t माइनस पाई बाय 3। पाई बाय 3 माइनस का नहीं होगा, माइनस का पाई बाय 6 हो जाएगा, क्योंकि यहां से ये कितने एंगल पर होगा? 30 डिग्री ना। यस सर। तो 30 डिग्री का मतलब पाई बाय 6 हुआ। तो और क्या बन सकता था इसका आंसर? ए कॉस ओमेगा टी माइनस Pi by 6. ठीक है। दोबारा एक्सप्लेन करो इसको। हाँ, ये फेजर समझ में आया? फेजर कैसे बनाया था? फेजर नहीं समझ पाए? इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? कहां ड्रॉ करें इसको? इसको कहां पे ड्रॉ करेंगे? ये साइन ओमेगा टी वाला चल रहा है ना, यहां से 0 डिग्री है, तो यहां आ जाएगा ना 2a। Yes, sir. अगला वाला क्या है? साइन ओमेगा टी प्लस पाई, कहां ड्रॉ होगा? इससे पाई, पाई का मतलब 180, यहां से प्लस पाई, एंटी क्लॉकवाइज गए प्लस पाई, Opposite से। एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो पाई हो जाता, एंटी क्लॉकवाइज प्लस चलता है ना, तो प्लस पाई इधर आ जाएगा। Yes, sir. इन दोनों का रिजल्टेंट किधर बचा? अच्छा, तीसरा कहां पर है? तीसरा है कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी वाली लाइन से पाई बाय 6, ओमेगा टी कहां पर चलता है? यहां पे कॉस ओमेगा टी, तो इससे पाई बाय 6, पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री, तो इससे पाई बाय 6 30 डिग्री, ये आएगा यहां से 30 डिग्री। क्या बताओ? ठीक है सर। अब इसको, इन तीनों को सॉल्व करना है, तो 2a और a, इनका रिजल्टेंट इधर बचेगा a, वेक्टर के हिसाब से देख लें अगर, और एक a ये बचा और एक a ये है, और दो वेक्टर में हमको पता है कि दो वेक्टर अगर 120 डिग्री पर होते हैं, वेक्टर नहीं है ऑल दो, लेकिन वेक्टर वाली गणित लग रही, तो दो वेक्टर इक्वल 120 डिग्री पर हैं, तो रिजल्टेंट जो है 60 डिग्री पर आ जाएगा। और कितनी वैल्यू का आएगा? सेम a, जो इनका एम्पलीट्यूड है, जो इनका मैग्नीट्यूड है। फेमस रिजल्ट है काफी ये, उसी को हमने इसमें इस्तेमाल कर लिया। ठीक है। हो गया। अब अगर दो एसएचएम परपेंडिकुलर हो, सेकंड केस है 2 SHMs कंबाइंड विच आर परपेंडिकुलर। इसमें पहला केस बनाया, एक पहला केस है, x बराबर दिया है मुझे a1 साइन ओमेगा टी
और y बराबर दे दिया। अब यहां से देख के पता चल रहा है कि एक x डायरेक्शन में, दूसरा y डायरेक्शन में a2 और साइन ओमेगा टी। एक कोई ऐसा अरेंजमेंट बनाया, जैसे आप ऐसे समझ लो कि मान लो एक स्प्रिंग मास सिस्टम था, ठीक है, और ये स्प्रिंग मास सिस्टम इसको x डायरेक्शन में ऑसिलेट कराता, और एक दूसरा स्प्रिंग मास सिस्टम रहता है, इसको भूल जाए अगर, इसको भूल जाएं, और ये स्प्रिंग मास सिस्टम है जो इसको y डायरेक्शन में ऑसिलेट कराता, और हम एक ऐसी सेटिंग बैठा देते जिसमें दोनों स्प्रिंग मास सिस्टम लगा दिए, और वो अगर ऑसिलेट करा रहे हो तो वो उसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो रिजल्टेंट क्या होगा। तो पहली चीज ये यहां से फ्लोर हटा देते हैं ताकि फ्लोर की वजह से वो रुके नहीं वहां पे। तो अब ये वाला स्प्रिंग मास सिस्टम इसको एक्स में ऑसिलेट कराने की कोशिश कर रहा है, और ये वाला स्प्रिंग मास सिस्टम इसको वाई में ऑसिलेट कराने की कोशिश कर रहा है, और फेज वाइज दोनों, मतलब ये दोनों ही साइन ओमेगा टी की इक्वेशन है, मतलब मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसा रिजल्टेंट जो है, ऐसा रिजल्टेंट ऑसिलेशन क्या देगा या रिजल्टेंट क्या देगा उसको समझ लेते हैं। अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं तो साइन ओमेगा टी की जगह क्या आ सकता है, यहां से देखूं तो साइन ओमेगा टी की जगह आ जाएगा कितना, x बाय a1, और यहां से साइन ओमेगा टी की जगह देखूं तो साइन ओमेगा टी की जगह वैल्यू आ गई मेरी y बाय a2। तो अगर मैं दोनों को इक्वेट करा दूं तो x बाय a1 प्लस y बाय सॉरी इक्वल्स टू बन गई मेरी y बाय a2। तो यहां से मैं देखूं तो y बराबर मेरा बन गया a2 बाय a1 इंटू एक्स। y बराबर मेरा बन गया a2 बाय a1 इंटू एक्स। और अगर x और y ये दो प्लेन को रिप्रेजेंट करने वाली एक्सिस थी, एक प्लेन की दो एक्सिस थी, तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y और x। ये y पोजीशंस है, ये y पोजीशन थी, x पोजीशन थी, और y और x में एक इक्वेशन बन गई है। तो ये इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। ये इक्वेशन किसकी हो गई है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो रिजल्टेंट क्या होगा, एक बात मुझे यह पता चल गई कि इस केस में जो रिजल्टेंट होगा, जहां पर दो इस तरह से 90 डिग्री पर है और ऑसिलेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस केस में जो रिजल्टेंट होगा, मुझे इक्वेशंस ये बता रही हैं कि ऑब्जेक्ट इस पाथ पर चलेगा, ये मीन पोजीशन होगी, और जो ऑब्जेक्ट है वो इस पाथ के ऊपर इस तरह से ऑसिलेट करेगा, और रिजल्टेंट एक ऑसिलेशन मतलब एसएचएम ही होगा। ये स्ट्रेट लाइन है, ये पाथ फॉलो कर रहा है, और रिजल्टेंट क्या होगा वो रिजल्टेंट में लिख देता हूं। इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट, तो अभी उसको ना तो एक्स लिख सकते हैं ना वाई लिख सकते हैं, क्योंकि वो इस प्लेन पर चल रहा है। तो अगर मैं यहां पर मान लो कोई नई एक्सिस बना देता हूं, इसको मान लेता हूं कोई एक्स डैश एक्सिस बोल देता हूं इस वाली एक्सिस को, और इधर ये मेरी वाई डैश हो गई। खैर इस डायरेक्शन में ऑसिलेशन से, तो एक्स डैश इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, एक्स डैश इक्वल्स टू जो होगा वो हो जाएगा एम्पलीट्यूड इसका जो आएगा, इसका जो एम्पलीट्यूड आएगा, यहां से लेके जाता तो इसका एम्पलीट्यूड था a2 और इसका एम्पलीट्यूड था a1। तो जो इस चीज का एम्पलीट्यूड आया है वो इन दोनों के रिजल्टेंट का बनता है, दैट इज रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। तो ये फेजर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये फेजर नहीं कर रहे हैं, ये अलग चीज है बिल्कुल। तो एक्स डैश जो बनेगा वो बनेगा रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और ऑसिलेशन वाइज ये भी इनिशियली जो है मीन पोजीशन पर ही होगा, मीन पोजीशन से ही ऑसिलेट कर रहा होगा। तो इक्वेशन बनेगी साइन ओमेगा टी। तो जो रिजल्टेंट, इनके रिजल्टेंट की जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन एक एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और एम्पलीट्यूड उसका होगा रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पर x और y दो परपेंडिकुलर हैं, हर परपेंडिकुलर में ऐसा होगा जरूरी नहीं है, इसमें खाली हो रहा है क्योंकि यहां भी साइन ओमेगा टी है और यहां भी साइन ओमेगा टी है। तो रिजल्टेंट के बारे में क्या बोलेंगे कि इसका रिजल्टेंट जो है इज एसएचएम, इसका रिजल्टेंट एसएचएम होगा।
इसका रिजल्टेंट SHM होगा। अगला एक केस जो बनाएंगे उसमें रिजल्टेंट जो है वो SHM नहीं मिलेगा। यही एक केस ऐसा है जहां दो परपेंडिकुलर SHM आपस में कंबाइंड होकर रिजल्टेंट SHM देते हैं। जरूरी कंडीशन क्या है कि यहां ये साइन ओमेगा टी और ये भी साइन ओमेगा टी का फंक्शन होना चाहिए। और कंबाइंड करते समय जब इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा ये चीज देखना कि ये सेम डायरेक्शन में है या अलग अलग है। सेम वाला होता तो केस अलग हो जाता जो फेजर से बना रहे थे, और ये एक एक्स में और एक वाई में है तो फिर कंडीशंस पूरी बदल जाती हैं। ठीक है, ऐसा भी होगा कि कॉम्बिनेशन हो सकता है SHM ही ना बचे। जैसे एक केस 2 लेते हैं। केस 2 में मैंने कहा कि x जो है वो इस तरह से दिया हुआ है A1 साइन ओमेगा टी, और y जो है वो फंक्शन दिया हुआ है A2 कॉस ओमेगा टी। बहुत लिमिटेड चीजें ही लिख सकते हैं इसमें हम लोग, बहुत ज्यादा वेरिएशन करके रिजल्टेंट क्या बनेगा ये कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। मशीन्स कैलकुलेट कर सकती हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत लंबी हो जाएंगी, हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो बड़े लिमिटेड केसेस ही हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला केस ये था, क्योंकि ये इक्वेशन मेरी सॉल्व हो जाती है, स्ट्रेट लाइन की बन जाती, मुझे दिख जाता है। दूसरा इक्वेशन मेरी ये बनी, किसी ने कहा सर π/3 π/4 ऐसे एंगल लेके किया सकता है, बन जाएगा, कुछ बनेगा, लेकिन क्या बनेगा, अजीब सी कोई डिजाइन बनेगी उसका रिजल्टेंट जो आएगा। तो हम लोग कह नहीं सकते, इसलिए स्पेसिफिकली कुछ पर्टिकुलर केस ही हैं जो लेके हम लोग इक्वेशन बना के बता सकते हैं कि रिजल्टेंट क्या होगा। जैसे इसका रिजल्टेंट क्या होगा, देखें जरा कि क्या रिजल्टेंट SHM होगा। पहले पाथ देख लेते हैं कि पाथ कैसा बन रहा है। साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ गई, यहां से देखो अगर तो आ गई x/A1 स्क्वायर, और कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ गई, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू आ गई y/A2 स्क्वायर। ठीक, हम चाहते हैं किसी तरह से t हट जाए ताकि पाथ x और y में इक्वेशन बन के हम पाथ को थोड़ा जज कर पाए। क्या करें, इसको कैसे हटाएं, इसको t को क्या करें, इन दोनों इक्वेशन से कैसे x और y में इक्वेशन बनाएं, कुछ अंदाजा? दोनों को स्क्वायर करो, क्या करें, स्क्वायर करा। सर वो वहाँ पे पहले से ही A1 के स्क्वायर क्यों डाले हैं? अच्छा सॉरी ऐड करने के बाद अरे सॉरी वो मिस गलती से लिख गया, x/A1 होगा और ये y/A2 होगा। हाँ गलती से लिख दिया, तो स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो जरा देखो क्या हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका भी स्क्वायर करके ऐड किया तो इधर हो गया प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और इधर आ गया x स्क्वायर बाय A स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर, और ये वैल्यू हो गई 1। तो इक्वेशन में आ गई x स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। भैया जरा देख के बताओ क्या बन रहा है, ये x और y में इक्वेशन है, x और y पोजीशंस थी x में और y में, तो ये इसको देख के क्या बता सकते हैं क्या बन रहा है, ये इलिप्स बन रहा है। हाँ इलिप्स का इक्वेशन है। अब अच्छा पाथ, ऑब्जेक्ट का ये पाथ दे दिया ना इसने एक्स वाई में, तो इलिप्स का अगर इक्वेशन है तो ये बताओ क्या SHM रहा अभी ये? बॉडी अब किस पाथ पे घूम रही होगी, ऐसे अगर ऐसे फंक्शन लगेंगे उसके ऊपर तो बॉडी जो घूम रही होगी वो इलिप्टिकल पाथ में घूम रही होगी। अब ये कॉम्बिनेशन SHM नहीं होगा, दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट SHM, दिस combined motion is not SHM। पीरियोडिक हो जाएगा, हाँ पीरियोडिक होगा ये। पीरियोडिक होगा, और टाइम पीरियड वही होगा जो इस फंक्शन का टाइम पीरियड है, यहां पर पीरियोडिक हो जाएगा, ऑसिलेटरी या SHM नहीं बचेगा। अब ये अरेंजमेंट मतलब मशीनों के थ्रू बनाया जा सकते हैं, हम ऐसे फिजिकली इसको क्या बोलते हैं, वो नहीं कर सकते हैं कि फिजिकली हम इसको जो है मतलब 2 स्प्रिंग लगाएं और ऐसा कुछ अरेंजमेंट बना पाए। फिजिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ मशीनों के थ्रू ये चीज़ पॉसिबल है। या एक अरेंजमेंट और है जिससे ये चीज़ पॉसिबल है, वो ऐसे है कि लाइट से देखा जा सकता है। एक बार मैंने एक बनाया था डिवाइस, देखूंगा पता नहीं कहाँ पर है, लाइट से बनाया था। तो लाइट से कैसे बनाया कि लाइट से हम देख सके कि रिजल्टेंट क्या बनेगा। तो हमने क्या काम किया, हमने एक काम ये किया कि एक मिरर लिया, वो ऐसे रख दिया, ठीक है, और दूसरा मिरर लिया जो उसके परपेंडिकुलर कर दिया, ठीक, और एक क्या बोलते हैं लेज़र लाइट ली और इस वाले मिरर पर डाली, और इस वाले मिरर को एक ऐसी मशीन में लगा दिया जो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही थी, ठीक। तो जो भी मेरी लाइट गई
और जब वो रिफ्लेक्ट हुई तो इस वाइब्रेशंस के कारण उसके पोजीशंस चेंज हो रही होगी, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको एक ऐसे मिरर पे डाला जो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, एक ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और एक ऐसे कर रहा है, एक्स में और एक वाई में, ठीक है। और अगर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब इसके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और इसके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी सेम है, और एम्पलीट्यूड अगर डिफरेंट डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड मतलब इस तरह से एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, तो जब लेजर के लाइट रिफ्लेक्ट होकर दीवार पे पड़ रही है तो वो इमेज कैसी बना रही है, एक इलिप्स की इमेज बना रही है। क्या मेरी बात समझ पाए कैसा बनाया अरेंजमेंट? यस सर। हाँ, तो वो इमेज जो है वो उसकी बना रही है। और अगर ओमेगा चेंज कर रहे हैं, अगर ओमेगा चेंज कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, तो फिर कुछ अजीब सी इस तरह की, ऐसे कोई ऐसे बना रहे, कोई ऐसे इमेज बन रही है, मतलब अलग अलग डिजाइन बन रही है। तो वो सब इक्वेशंस तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैथमेटिकली ये सब सॉल्व कर पाना मतलब मशीन के लिए तो पॉसिबल है, ह्यूमंस के लिए तो कैलकुलेशंस कर पाना इम्पॉसिबल ही है। तो फिलहाल ये पर्टिकुलर एक केस किया। अच्छा, इसमें क्या चीज होने से ये सर्किल बन जाती है यही इक्वेशन में? अगर ये A1 और A2 क्या हो जाते, केस 3 बना देते इसी में, ठीक है, केस 3 बना देते हैं। अगर A1 बराबर किसके है, इफ A1 इक्वल्स टू A2 हो जाए तो मोशन कैसा होगा, कंबाइंड मोशन कैसा होगा? कंबाइंड मोशन इज सर्कुलर। तो बेसिकली दो ही केस बने, एक केस में ये साइन था, एक कॉस था, और दूसरे केस में ये दोनों साइन थे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और करेंगे तो मैथमेटिकली वो सॉल्व कर पाना नामुमकिन है। तो आपके लिए यही है, बस क्वेश्चन करते समय ये ध्यान रखना कि कंबाइंड जब कर रहे हो, कई बार लोग गलती कर देते हैं, दोनों एक्स एक्स समझ के सॉल्व कर देते हैं पीछे वाले की तरह, तो ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना। यहां ये एक्स में है, ये ऑसिलेशन वाई में है, ठीक है। और पीछे जो हम लोगों ने कंबाइंड किए थे, जो रिजल्टेंट एसएचएम ये सब बनाए थे, ये सब एक ही डायरेक्शन में थे, या तो एक्स में होंगे या फिर वाई में होंगे। क्या बात क्लियर है? सर, हाँ जी। वो जो सर्कल वाला इक्वेशन बनता है, अगर उसमें मेरे से पूछा जाए कि वो सर्कल क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो कैसे बताएंगे हम? सर्कल क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? ये सर हम्म, एक पीवाईक्यू में क्वेश्चन है जिसमें हाँ, उसमें मतलब कि सर्कल का इक्वेशन तो आ गया, लेकिन ऑप्शन में था कि वो सर्कल क्लॉकवाइज भी बताना था और एंटी क्लॉकवाइज भी बताना था, तो वो नहीं हो पाया मेरे से। तो उसके लिए बेटा यहां से ही अंदाजा लग जाएगा एक्स और वाई की पोजीशंस देख के, ठीक है। कैसे पोजीशंस देख पाओगे? आप मार्क कर लो कि t बराबर 0 पर कहां है एक्स वाई की पोजीशन क्या है, बोलो। t बराबर 0 पर x का क्या कोऑर्डिनेट आ रहा है, बता सकते हो यहां से इन इक्वेशंस को देख के? यहां देख के बताओ ना, t बराबर 0 पर x कहां पर है, x क्या है? ये x और y में मेरे को मार्क लगाना है पोजीशन पार्टिकल की। A2 पे t बराबर 0 पर साइन ओमेगा t 0 हुआ तो x ये तो 0 हो गया ना, और y क्या है? A2 यही हुआ। यस सर, तो इसका मतलब t बराबर 0 पर ऑब्जेक्ट यहां पर है, यस सर, बोलो, यस सर, यस। ठीक है। और A1 A2 बराबर है तो वो A लिख लेते हैं। अब एक चीज सोचो कि थोड़ा सा आगे का कोई टाइम ले लो जो आप थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हो। ओमेगा बराबर मान लो अपना कितना, ओमेगा बराबर मान लो 2π/t, और टाइम ले लो t/4 ले लो, t/4 पे आराम से कैलकुलेट हो जाएगा ना, t/4 टाइम t/4 ले लो, तो ओमेगा t की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा t की वैल्यू होगी 2π/t, और t/4 टाइम के बाद कहां होगा, ये देखो t/4 टाइम के बाद कहां होगा, तो t से t कैंसिल आउट हुआ, ये आ गया π/2, तो साइन π/2 की वैल्यू क्या हुई? 1। तो x में इक्वेशन होगी A1 और y में होगी क्या? 0 तो यहां पे आ गया होगा, t/4 टाइम के बाद यहां आ गया होगा। यस सर, चलो बताओ मोशन कैसा रहा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज ऐसे चला होगा, समझ गए? यस सर, तो ऐसे वैल्यू डाल के पता चल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर। t0 पे चेक कर लो और t/4 पे चेक कर लो, मतलब कोई भी एक उस पे चेक कर लो, उसमें आराम से तुम्हें पोजीशन पता चल जाएगी, पोजीशन तो तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कैसे घूम रहा है ये, यस सर, यस सर। ठीक है। आगे बढ़े, तो इसमें जो एक पॉइंट आपने लिखना है वो ये
कि जब भी रिजल्टेंट का क्वेश्चन सॉल्व करना हो हमेशा ये जरूर देखो, यहाँ लोग ये नहीं देखते हैं कि ये x है ये y है, इसको x x मान के सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमेशा देखना है कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में जो टर्म लिखा है वो कौन सा है, x का है y का है, x y कंबाइंड कर रहे हो या x x कंबाइंड कर रहे हो। y y कंबाइंड करो वो भी चलेगा, x x कंबाइंड करो वो भी चलेगा, x y कंबाइंड अगर हो रहे हैं तो फिर ये वाले स्पेशल केसेस हैं। ठीक, केस 1 में से क्वेश्चन किस टाइप का होता है? क्या चीज? केस 1 में से देखो, हाँ, तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप का है? इसमें क्वेश्चन यही इक्वेशन बना के आपको पूछ लेगा पाथ कैसा होगा या मोशन कैसा होगा। जो डेटा यहां लिखा हुआ इन्हीं में से कुछ पूछ लेगा, एम्पलीट्यूड पूछ लेगा या पाथ पूछ लेगा या इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है ये पूछ लेगा, रिजल्टेंट एसएचएम होगा कि नहीं होगा ये पूछ लेगा, यही सब बात पूछ सकता है। ठीक है। जी सर। जो मैंने लिखा है उन्हीं में से कुछ आएगा, तो अगर आपने समझ लिया होगा तो कर ले जाएंगे। ठीक है, कुछ इक्वेशंस लिखते हैं और पहचानते हैं कि वो एसएचएम है या नहीं है। ठीक है, उनका रिजल्टेंट एक एसएचएम है या नहीं है। तो एक इक्वेशन है मेरे पास, x इक्वल्स टू आइडेंटिफाई द रिजल्टेंट इज एसएचएम और नॉट। एक इक्वेशन है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसका बताना है एसएचएम है या नहीं है रिजल्टेंट। है सर। बाकी लोग भी जल्दी से देखो भाई, रिजल्टेंट एसएचएम है या नहीं है। Yes, sir. दोनों कैसे पता चल रहा है? Yes, sir, है. ये ओमेगा है ये भी ओमेगा है, ये ओमेगा. Yes, sir. क्या हो जाएगा इसका रिजल्टेंट जो है वो क्या होगा, रिजल्टेंट इज एसएचएम, जिसकी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी कितनी, ओमेगा। और अगर आपको इसको कंबाइंड करना है तो अपन निकाल भी सकते हैं इसकी क्या इक्वेशन होगी, वो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, जी सर। दूसरी इक्वेशन लिखते हैं। ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी। x बराबर लिखा है a साइन ओमेगा टी प्लस a साइन 2 ओमेगा टी प्लस a साइन 3 ओमेगा टी। क्या लगता है ये नहीं है सर. नहीं है. ये एसएचएम है या नहीं है? नहीं है. नहीं है ये। ये एसएचएम नहीं है, देख के ऐसे पता चल रहा है कि यहां ये ओमेगा का टर्म है, यहां 2 ओमेगा है और यहां कितना है 3 ओमेगा है। तो रिजल्टेंट जो है इज नॉट एसएचएम, Yes, sir. रिजल्टेंट इज नॉट एसएचएम बट मोशन इज पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन होगा क्योंकि साइन फंक्शंस ही हैं सारे। मोशन इज पीरियोडिक और उसका कभी कभी टाइम पीरियड पूछ लेता है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टेंट, टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक, इफ ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, मतलब इसके वाले का टाइम पीरियड अगर टी है, इसके वाले का टाइम पीरियड टी है, तो इसका जो रिजल्टेंट है उसका टाइम पीरियड क्या होगा वो बताना है। और एक तरीका तो है कि हम पूरी मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री लगा के इसको सॉल्व करें, उतनी ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं पता है क्योंकि मैथ्स में सिखाई जाती है। तो इसका तरीका क्या है, तरीका यह है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ ऑल टाइम पीरियड्स, जहां जिनके इनके अलग टाइम पीरियड है और वही कंबाइंड का टाइम पीरियड हो जाएगा। ऑल टाइम पीरियड, सभी के टाइम पीरियड्स का एलसीएम निकाल लो। इसका टाइम पीरियड कितना हुआ टी, इसका टाइम पीरियड कितना होगा इस फंक्शन का,
पहले वाले का अगर टी है तो दूसरे वाले का टाइम पीरियड क्या होगा बेटा? 2t 2t होगा। अरे ओमेगा डबल हुआ है तो टाइम पीरियड क्या हुआ होगा भाई? घटा होगा। घटा होगा। कितना हुआ होगा? फ्रिक्वेंसी डबल हो गई है ना, तो टाइम पीरियड कितना हुआ होगा? 2 होगा। इसका टाइम पीरियड कितना होगा? T/3 ठीक, चलो भाई इसका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकालना आता है आप लोगों को? बता दो। पता वैसे नहीं होगा, मुझे पता है। क्या होता है एलसीएम? बताओ एलसीएम क्या आएगा इसका? हाँ पता है ना मेरे को, एलसीएम निकालना नहीं आता है। 11/6 अरे एलसीएम एलसीएम निकालना सीखे हो नहीं सीखे हो? क्या किए, जोड़ दिए हो क्या एलसीएम निकालने के नाम पे? मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई कर दिए हो। एलसीएम निकालना है भाई। हाँ तो 6 आएगा इसमें। नहीं, मैं वैसे देखो मुझे पता है कि शायद ही एक किसी एक को पता होगा, अगर होगा तो। वैसे मुझे उम्मीद है किसी को नहीं पता होगा एलसीएम निकालना। तो बस मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि मैं देखना चाह रहा हूँ किसी एक को भी पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं। सर ऑल्दो सिखाया जाता है, चौथी पांचवी क्लास में सिखाया जाता है ये, लेकिन तब तक तो भूल ही चुके होंगे। 1 आएगा कैसे? कैसे भैया जरा बताना। 60 आ रहा है सर। ओ भाई साहब, मेरा T/6 है। T/6 नहीं नहीं, T/6 आ रहा है सॉरी। छोटे कोई छोटा बच्चा हो उससे एक बार पूछना जाके, बचपन में आपको भी सिखाया गया था, ठीक है, लेकिन आप भूल चुके हैं। घर भर में कोई छोटा बच्चा हो, चौथी पांचवी क्लास में, छठी क्लास में, आई गेस 6 क्लास में सिखाया जाता है, वहां एक बार पूछना, वो बताएगा। ठीक है, कुछ लोगों को हो सकता है आज पहली बार ही पता चले कि अच्छा ये भी होता है। ठीक, किसी ने बोला था 1 आएगा, टी आएगा, कैसे आएगा? 1 कैसे आएगा? अब वो देखो एक भैया मुजफ्फरपुर में बतियाए पड़े हैं, उनसे एलसीएम निकालना आता है बाबू? चौथी क्लास का क्वेश्चन है, बतियाए पड़े हो, आता भी नहीं है। 6 होगा सर। हाँ 6 होगा। अच्छा नहीं, गलत है। 11 1 कैसे आएगा ये बताओगे? आ कैसे रहा? T/6 सर। T/6 नहीं होगा बेटा। 11 T/6 नहीं सर 1/6 by 6 नहीं 1/6 नहीं, कितनी छोटी चीज है लेकिन है खतरनाक चीज। वैसी जैसे 12 की स्पेलिंग क्या होती है? एक बार पूछे थे ना 12 की स्पेलिंग क्या होती है, कोई बता नहीं पाया था सही मेरे को। ठीक है, 6/11 अच्छा ठीक है, चलिए चलिए सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। सर 11/6 सर। अरे नहीं भैया, तुम लोग पता नहीं क्या एलसीएम फार्मूला ही नहीं पता तुम लोगों को। ठीक है, सुनो, समझ लो समझ लो। और क्योंकि आपको ऐसा एकदम से वो लगेगा, सदमा लगेगा कि अच्छा ये भी था, आज तक हमको भी पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। तो कोई छोटी क्लास का बच्चा हो तुम्हारे घर में, छठवीं वठवीं में जो पढ़ रहा हो, उससे पूछ रहा हूँ, वो बता देगा। ठीक है, फ्रैक्शन का जो एलसीएम निकाला जाता है, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकलता है? फ्रैक्शन के एलसीएम का एक फार्मूला होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट, हाँ, लीस्ट कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फ्रैक्शन का जब एलसीएम निकाला जाता है तो फ्रैक्शन के एलसीएम निकालने का क्या फार्मूला है? फ्रैक्शन, अब तुम कहोगे सर ये भी था, आज तक तो पता ही नहीं, बचपन में पढ़ाया गया था, भूल गए तुम। तो एलसीएम, फ्रैक्शन का जो एलसीएम निकाला जाता है, एलसीएम फ्रैक्शन का जब निकलता है, फ्रैक्शन समझ रहे हो, 1/2 1/3, इनका जो फ्रैक्शन का निकलता है एलसीएम, वो निकलता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या हो जाएगा बता दो, अब बता दो। एलसीएम न्यूमरेटर का कितना हो गया? न्यूमरेटर 1 कितना हो गया? 1। और टी है तो टी लिख देते हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ कितना हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका पूरे का एलसीएम क्या आ जाएगा? ठीक है, याद आया? कुछ पुरानी यादों में ऐसा कुछ है कि खत्म हो चुका है? yes sir है किसी के चमका? ऐसा कुछ पढ़ाया होगा पांचवी छठी क्लास में, yes sir है। याद आया कुछ कुछ? चलिए बहुत बढ़िया, हमें लगा बिल्कुल ही याददाश्त जा चुकी है।
फिर ठीक है। 4 क्लास में था सर। 4 क्लास में था? क्या बात है भाई साहब, चौथी क्लास की चीज आज लग रही है। तब भी कह दो हम बतिया रहे थे, तब भी नहीं सुने थे। क्या पढ़ाया टीचर ने, आज भी कह दो हम बतिया रहे थे, आज भी नहीं सुने। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको अलग अलग टाइम पीरियड के मोशन है और कंबाइंड कर रहा है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट का जो टाइम पीरियड होगा वो रिजल्टेंट का टाइम पीरियड उनका एलसीएम हो जाएगा। फ्रैक्शन के एलसीएम के लिए फार्मूला होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का लेके ही हमारा एलसीएम निकलता है। और रिजल्टेंट इसका जो है एक एसएचएम नहीं होगा, रिजल्टेंट इसका पीरियोडिक होगा अगर इसके ओमेगा अलग अलग हैं। अगले केस पर आते हैं, तीसरी इक्वेशन लेते हैं। x बराबर लिखा हुआ है मेरे पास a साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक, हाँ जी। HCF of denominator 1 कैसे आएगा? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, कोई बता दे भाई, कैसे निकालते हैं? ऐसा फैक्टर जो कॉमनैलिटी पावर। जो सब में कॉमन हो, हाँ सब में कॉमन सबसे मल्टीप्लाई हो जाए। हाँ, इसमें जैसे t बाई अपॉन में देखो, ऊपर वाला नहीं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? समझ गया सर। 1। ठीक है, हाँ आगे बढ़े। जी सर। ठीक, a साइन स्क्वायर ओमेगा टी देख के क्या लग रहा है, एसएचएम है या नहीं है? है सर। a साइन स्क्वायर ओमेगा टी, देखो इसमें ना दो बातें हैं जो ध्यान रखनी होती हैं। वो पिछली वाली बातें हमारे मास्टर ने कभी सिखाया ही नहीं। नहीं सिखाया होगा बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हर अगर आप, नहीं सिखाया सर। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, तुम्हारी याद में नहीं है, लेकिन चौथी पांचवी छठी, मुझे याद नहीं किस क्लास में सिखाया जाता है, लेकिन चौथी पांचवी छठी इन तीन में से किसी भी क्लास में मैथ्स में सवाल ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। तब 5th क्लास में एक चैप्टर ही था मैथ्स में पूरा। वही कह रहा हूं, वही सिखाया जाता है, वही सिखाया जाता है फ्रैक्शन का एलसीएम लेना। हाँ सर एलसीएम का जो होता है ना, तो वो तो सर 3 है वहाँ पर, t/2 और t/3। तो सर वहाँ पर तो सर एलसीएम के क्षेत्र तो 3 में ही जाएगा, नहीं तो 2 में जाएगा तो एलसीएम होगा। तो सर यहाँ पर से मैंने तो t करा था, मैंने t से करा था तो t/1/2 और 1/3 आया था और 1 आया था, इसीलिए मैंने यार नहीं बोला तो यही समस्या था। तो सर t/2 तो सर नहीं जा रहा था, कैसे अपने करा ऐसे फार्मूला। 1/2 और 1/3 ये है, इनका एलसीएम निकालना है। हाँ सर ऐसे निकाला था मैंने। तो ये कैसे निकाला था, वो गलत निकाले थे ना। फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने का वो फार्मूला है, न्यूमरेटर अलग देखो डिनोमिनेटर अलग देखो। तो न्यूमरेटर का एलसीएम कितना हो गया, न्यूमरेटर का 1 1 1, इसका एलसीएम क्या हो गया, लीस्ट कॉमन फैक्टर 1। हाँ 1 से ही तो जाएगा। हाँ हाँ, और इसका नीचे वालों का एचसीएफ क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। 1 है। हाँ सर तो इस 1/2 1/3 इसका लीस्ट काउंट एलसीएम क्या हो गया, 1 हो गया। नीचे वाला नहीं करा था, इसीलिए तो। हाँ, सम नहीं करना है इसमें किसी में भी। हाँ सर। हाँ ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें नहीं सीखते हम लोग, ठीक है। जब जागो तब सवेरा, है ना। कमाल की बात यह है कि कुछ लोगों ने आज भी नहीं सीखा होगा 5वीं क्लास वाली चीज। सबसे जबरदस्त बात तो यह है, ठीक। चलिए x = a sin स्क्वायर ओमेगा टी। वैसे जो लोग नहीं निकाल पाए, परेशान होने वाली बात है नहीं। मुझे आज तक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिला जिसने मेरे को वहां एलसीएम बता दिया हो, सब भूल चुके होते हैं। बाद में जब बताता हूं तब कुछ को चमकता है कि हाँ शायद था, तो कुछ फ्रैक्शन में ऐसी बात होती थी। चलिए x = a sin स्क्वायर ओमेगा टी, क्या कहेंगे कि ये एसएचएम है या नहीं है? कुछ आइडिया, जल्दी बोलो यार। देखिए इसमें ना हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है और किसके लिए पूछा गया है। मोशन के लिए पूछा गया है या मैथमेटिकल इक्वेशंस के लिए पूछा गया है।
किसी मोशन के लिए जब बात हो रही होगी, ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए बात हो रही होगी तो एक अलग बात हो जाएगी, मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए बात हो रही होगी तो थोड़ी अलग बात हो जाएगी। तो क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछा है ये देखना वहां बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको क्या लिखा जा सकता है, अगर मैं इसकी बात कर लूं, थोड़ा इसको ओपन कर लेते हैं। तो अपने पास cos 2 ओमेगा टी का एक फार्मूला हुआ करता था, cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता था, उसी को देख लें। cos 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला क्या हो जाता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक ये रिलेशन होता है, ठीक है। थीटा की जगह ओमेगा टी डाल दे तो cos 2 ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो गई, cos 2 ओमेगा टी की वैल्यू हो गई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, पहले इसको इधर ले आते हैं, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह लिख लिया मैंने 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय कितना 2। क्या बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम ये रख सकते हैं। तो अगर यहां पर मेरे को कहा जाए कि ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी है, ओमेगा फंक्शन के लिए टाइम पीरियड टी है, तो x बराबर क्या लिख सकते थे, अगर मैं देखूं तो लिख सकते थे a साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह डाल दे 1/2, ठीक है, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूं तो ये लिख सकता हूं a/2 माइनस a/2 कॉस 2 ओमेगा टी। क्या यहां तक की बात समझ में आती है? यस सर। डायग्राम वाइज अगर मैं इस फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करूं तो यहां से ही इस ग्राफ को भी ड्रॉ होता है, और ग्राफ को जब मैं ड्रॉ करता हूं x का ओमेगा टी के साथ में, तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ये अगर आपको याद हो साइन स्क्वायर का कर्व। और ये है मेरा, ये है मेरा x की मैक्सिमम वैल्यू a है, और ये वाली लाइन है मेरी, ये वाली जो लाइन है ये है मेरी a/2, ठीक। तो अब जरा क्वेश्चन समझना कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग क्या आंसर होगा, ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में मोशन के बारे में पूछा है या मैथमेटिकल इक्वेशन के बारे में पूछा है। इस इक्वेशन को देखो तो क्या लिखता है, इस इक्वेशन को देखो तो क्या दिखता है, ये एसएचएम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? इस इक्वेशन को देखो तो क्या दिख रहा है, एसएचएम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्योंकि आप कह रहे हो कि यहां पर a/2 आ गया है बस एक टर्म। अगर ये a/2 नहीं होता तो ये एसएचएम की इक्वेशन होती या नहीं होती? एसएचएम की इक्वेशन होती जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती, 2 ओमेगा। ये एक एसएचएम की इक्वेशन होती जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा होती। a/2 के आने से फर्क क्या पड़ा है? a/2 के आने से फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना पड़ा है कि जो मीन पोजीशन उसकी पहले ओरिजिन थी, अब वो मीन पोजीशन ओरिजिन ना होकर कहां पर पहुंच गई है, a/2 पर पहुंच गई है। तो अगर ग्राफ वाइज भी आप देखो तो ये रही इसकी मीन पोजीशन, जिसके अबाउट क्या हो रहे होंगे, ऑसिलेशंस हो रहे होंगे। तो अगर मेरे को कोई पूछे कि ये फंक्शन, ये मोशन एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं, ये मोशन एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, तो मोशन हमारा क्या कर रहा है, मोशन रिप्रेजेंट एसएचएम, ठीक, हैविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा, टाइम पीरियड अगर ओमेगा के लिए t है तो टाइम पीरियड कितना बना इसका, टाइम पीरियड बना t/2, और मीन पोजीशन कहां है इसकी, मीन पोजीशन इज एट x = a/2। तो ये सारी जानकारी जो है, ये सारी जानकारी आपको इसमें से क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, मीन पोजीशन कहां पर है। और अगर ये मोशन है तो, फिर से बोल रहा हूं, अगर ये मोशन है तो ये एसएचएम होगा। अगर ये मोशन ना होकर एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती तो वो मैथमेटिकल इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन कहलाती या नहीं, तो उसका जवाब है नहीं। रीजन क्या है, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन कहलाने के लिए उसको एक वैल्यू के ऊपर और नीचे, मतलब प्लस में और माइनस में जाना जरूरी है। लेकिन अगर यहां आप ग्राफ से भी देखो तो ये सिर्फ और सिर्फ किधर जा रही है, प्लस साइड ही रही है, माइनस में नहीं गई है। तो दोनों बातों में अंतर समझ पा रहे हो? इक्वेशन वाइज अगर कोई मेरे को बोले कि एसएचएम की इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है सिंपल हार्मोनिक, आंसर है नहीं, पीरियोडिक है।
लेकिन अगर कोई बोले कि ऑब्जेक्ट के मोशन को एसएचएम कहा पूछा जाए तो हाँ, ये इक्वेशन जो ये लिखी है हमने, अगर एक्स यहां पर डिस्प्लेसमेंट है तो ये एक एसएचएम को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन है। क्या ये दोनों बातों में आपको अंतर समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिकली जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है, वो सिंपल हार्मोनिक नहीं है। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के मोशन वाइज ये सिंपल हार्मोनिक है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का मोशन इस बात पे नहीं डिपेंड करेगा कि आपने उसकी पोजीशन कहां ली हुई है या आपने ओरिजिन कहां माना है। अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरह से यहां ऑसिलेट कर रहा है और आपका मीन पोजीशन यहां पर है तो भी एसएचएम रहेगा, और मीन पोजीशन आप यहां ले लो तो भी एसएचएम रहेगा। मोशन वाइज ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन मैथमेटिकली भी पूछ लेता है कि मैथमेटिकल फंक्शन कैसा है, तो मैथमेटिकल फंक्शन पीरियोडिक है, मोशन सिंपल हार्मोनिक है। ठीक? अच्छा, और अगर इसके मोशन का मुझे पूछा जाए कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या लिखा जाएगा, एक बार बताओ, एम्पलीट्यूड क्या लिखा जाएगा इस केस में? एम्पलीट्यूड कितना होगा? ये इक्वेशन थी, क्या एम्पलीट्यूड लिखेंगे जिससे ये बनी? क्या लगता है? एम्पलीट्यूड a/2 होगा। ठीक है? एक पॉइंट और लिखेंगे, ये तो मोशन के बारे में बात हो गई। बट मैथमेटिकल दिस फंक्शन मैथमेटिकली इज नॉट सिंपल हार्मोनिक। मोशन वर्ड मत लगाना। मैथमेटिकली दिस फंक्शन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक, इट इज पीरियोडिक, इट इज ओनली पीरियोडिक। ऑब्जेक्ट का मोशन सिंपल हार्मोनिक है, लेकिन हम मैथमेटिकल भी देखते हैं कि मैथमेटिकल फंक्शन कोई पीरियोडिक है, सिंपल हार्मोनिक है। ठीक है, कैसा है? तो मैथमेटिकल फंक्शन ये सिंपल हार्मोनिक नहीं है। उसके साथ एसएचएम वर्ड मत लिखना, एम के साथ में मोशन आ जाता है, मोशन नहीं, मैथमेटिकल फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो मैथमेटिकल फंक्शन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक। क्यों नहीं सिंपल हार्मोनिक हो पा रहा है? क्योंकि ये नीचे माइनस में नहीं जा रहा है। बट दिस मैथमेटिकल फंक्शन इज पीरियोडिक, जिसकी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है और टाइम पीरियड t/2 है। ठीक है? मेन पोजीशन a/2 है, इसलिए नीचे में जा रहा है ना। हाँ, तो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वेश्चन करते समय ये जरूर पढ़ लीजिएगा कि x रिप्रेजेंट कर रहा है एक मैथमेटिकल इक्वेशन को, या x रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट की पोजीशन को। तो ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मतलब ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया मतलब मोशन आ गया, मोशन आ गया तो मोशन सिंपल हार्मोनिक बोला जाएगा, जिसकी की मीन पोजीशन a/2 पर है। आगे बढ़े। चलो एक अगला क्वेश्चन इसमें देख के सोच के बताओ कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक कंसीडर हो पाएगा या नहीं। एक इक्वेशन लिखी है, x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है ऑब्जेक्ट की। x इक्वल्स टू लिखा है मेरे पास a साइन 2 ओमेगा t प्लस a साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसका रिजल्टेंट एसएचएम होगा या नहीं? क्या लगता है? देख के सीधे ही बता पाओगे?
इसका रिजल्टेंट एसएचएम होगा या नहीं? होगा सर, नहीं होगा होगा क्योंकि सर। साइन सर, ये स्क्वायर होगा। ओमेगा टी की जगह फिर जो भी पीछे डिराइव मतलब जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये फंक्शन 2 मेगा का बन जाएगा ना, हाँ यस Yes, सर, sir. और ये 2 मेगा का बन जाएगा, और ये भी क्या पड़ा हुआ है, 2 2 ओमेगा। ओमेगा तो टी। दोनों की एंगुलर फ्रिक्वेंसी सेम हो गई ना, यस Yes, सर, sir. तो रिजल्टेंट क्या होगा? SHM। SHM। रिजल्टेंट रिप्रेजेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर, हम ये डाल देते एक और बी कुछ डाल देते कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये भी क्या हो जाता, इसका भी टर्म बनता, तो ये 2 मेगा का टर्म बन जाता जाके ये भी, यस सर, तो पूरा फंक्शन 2 मेगा पे ही चल रहा है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाता फिर ये SHM। एसएचएम। और टाइम पीरियड क्या होता, एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होती है उसकी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होती, 2 ओमेगा। एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो होती है सिस्टम की होती 2 मेगा। ठीक है, तो अगर इसका हम एम्पलीट्यूड देखते तो क्या हो सकता था मतलब? इसका एम्पलीट्यूड, यस सर, इसका एम्पलीट्यूड के लिए इसके एम्पलीट्यूड के लिए क्या करना पड़ता, इसको पूरा सॉल्व करते, ठीक है, और फिर जो साइन वाले जितने फंक्शन बनते उनका रिजल्टेंट निकालते, जैसे पीछे निकाल रहे थे, बड़ा हो जाता क्वेश्चन, जैसे यहां पे निकाल रहे थे ना, जैसे ये यहां पे इसका निकाल रहे थे ना स्टार्टिंग में, सारे के सारे फंक्शन बस, जैसे यहां सारे ओमेगा टी के बने हुए थे, वहां सारे बसते किसके, 2 मेगा के, तो सारे 2 मेगा वाले फंक्शन से ऐसे रिजल्टेंट निकाल देते हो, और जो रिजल्टेंट बनता वो उसका क्या हो जाता, एम्पलीट्यूड। ठीक है, और जो टर्म अकेला आता, किसी साइन या कॉस के साथ नहीं आ रहा है, जो टर्म अकेला आता, जैसे यहां पर आया ये टर्म जैसे अकेला आ रहा है a/2, तो ये इसकी क्या हो जाती, मीन पोजीशन, जिसके अबाउट ऑसिलेशन हो रहा होता। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है डैम्प्ड ऑसिलेशंस का, उसको हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे, और आगे की चीज भी स्टार्ट करेंगे, वेव वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सॉल्व कर सकते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशंस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, अगर था भी पहले तो वो अभी हट गया है, खाली थ्योरेटिकली एक थ्योरी का 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है कि क्या चीज़ है डैम्प्ड ऑसिलेशन, कुछ फार्मूले जो है वो बता दूंगा उसका, लेकिन आपका ये चैप्टर पूरी तरह से अभी कंप्लीट है, आप इसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं। हाँ जी, तो डीटीपी में क्वेश्चन था जो मतलब कि ई के पेज था और लॉग पे था, कॉम्बिनेशन वाला डैम्प्ड ऑसिलेशन पे था क्या, लॉग के फॉर्म था और टैन भी था, और इसे एक्सपोनेंशियल नहीं था ई। डैम्प्ड ऑसिलेशन में बात कर रहे हो, नहीं किस में बात कर रहे हो, किस चीज में, टॉपिक क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ, अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम में, चलो ठीक है, कल एक बार बता देना वो, उसको भी देख लेंगे, है ना। बाकी एसएचएम है या नहीं है, कोई भी उल्टा सीधा फंक्शन अगर बना है तो क्या करके देख लो, डबल डिफरेंशिएट कर लो, और अगर वो d2x/dt² प्लस समथिंग कोई कांस्टेंट x की सिंगल पावर आ जा रही है और 0 या कोई कांस्टेंट बन जा रहा है, तो फिर वो एसएचएम हो जाएगा, अगर नहीं बन पा रहा है वैसा तो एसएचएम नहीं है। ठीक है, हाँ, बाकी एक बार इस तरह से ट्राई करना, नहीं तो कल पूछ लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। पेज नंबर सर पहले एक वो करवा ना आप, ये वेट वाला क्वेश्चन था, इसमें जी इफेक्टिव निकालना था, इसको जी कॉस निकालना था, हाँ, तो वो वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देखिए, ये ट्रॉली फ्रीली मूव कर रही है नीचे, ठीक, यस सर, अगर ये ट्रॉली फ्रीली मूव कर रही है तो कितने एक्सेलरेशन से जा रही होगी नीचे, जी साइन थीटा g sin थीटा से, तो इसका मतलब ये सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है कितने से, g sin थीटा से। ठीक है, अब इसका g इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, एक तो जो ग्रेविटी लग रही थी वो तो लगा ही देंगे mg, और एक इसका सूडो लग जाएगा, ऐसे ही तो निकालते हैं, यस सर, तो सूडो इधर लग जाएगा ma का,
ठीक, यस सर, एम ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी साइन थीटा। यस सर। हमें इसका और इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो हमें रिजल्टेंट एम जी मैंने गलत लगा दिया, एम जी मेरा इधर नीचे आएगा ना सीधे। इन्हीं दोनों का तो रिजल्टेंट ही जी इफेक्टिव बनाने में हेल्प करेगा ना हमको। यस सर, तो एम जी मेरा सीधे नीचे आ गया होगा, ये आ गया, तो एम जी के दो कंपोनेंट कर लेते हैं। एक कंपोनेंट इधर आ गया एम जी कॉस थीटा, यस सर, और एक कंपोनेंट इधर आ गया एम जी साइन थीटा। ये वाला इससे क्या हुआ, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये बचा खाली। सर यही पे से डाउट हो रहा था कि सर कैंसिल क्यों हुआ, मतलब अगर कैंसिल हो जाएगा सर तो कोई नेट एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ बचेगा ही नहीं। नहीं, अब नहीं 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 नहीं, आप किस फ्रेम से देख रहे हो वो बात है ना। ये हम किस फ्रेम से देख रहे हैं, नॉन सूडो फोर्स डाल दिया, इसका मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल और नॉन इसी के फ्रेम से देख रहे हो, तो इसके फ्रेम से तो सारी चीजें किस पर है, रेस्ट में। तो इसके फ्रेम से ही देख रहे हो ना, तो इसके फ्रेम से तो इधर कोई एक्सेलरेशन कभी आएगा ही नहीं। यस सर, उसी ट्रॉली पर अगर बैठा है तो उसको तो एक्सेलरेटेड नहीं दिखेगा ना। यस सर, तो इसके लिए तो खाली कितना फोर्स दिख रहा होगा इसको, जी कॉस थीटा। उसको बस ये लग रहा होगा कि ग्रेविटी इधर है, इधर खींच रही है ग्रेविटी हमको, ओके सर, है ना, समझ गए। यस सर, यस सर। सर और एक और मतलब क्वेश्चन था सर। बताइए। सर एक ये लिफ्ट बनाइए हम्म, सर, उसमें एक आदमी है और वो एक बॉल को फेंक रहा है ऊपर। ये आदमी है, ये बॉल को ऊपर फेंक रहा है, यस सर, ए नॉट एक्सेलरेशन से। बॉल को फेंका है ए नॉट एक्सेलरेशन से। यस सर। लिफ्ट रुकी हुई है मोशन में, नो सर, लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है ए से। लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है ए से, और ये ए नॉट एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में है, सर वो तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस लैंग्वेज में लिखा होगा, पढ़ो। a man in the lift throws the ball upward with acceleration a naught and a naught is less than a। ए कहां पर, ए की बात कब की इसने, सर पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ। लिफ्ट एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड with acceleration a, ठीक है। a man in the lift throws the ball upward with acceleration a naught हम्म and a naught is less than a। कहने का मतलब कि ये इसने इसके रिस्पेक्ट में ही फेंकी है, अपने रिस्पेक्ट में ही ए नॉट से फेंका है, ठीक है। फिर ओके सर, the acceleration of ball observed by an observer which is on the earth is। यहां पर जो है वो क्या ऑब्जर्व करेगा ये बताना है, यस सर, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बॉल चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या है, ए नॉट, यस सर, ठीक। अच्छा, चाहिए क्या तुमको एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड। तो क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ग्राउंड यस सर, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कर दे, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कर दे। यस सर, इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है हमारे पास, इसको पलट दे तो प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ, ये समझ में आता है। यस सर, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या है, ऊपर की तरफ है पॉजिटिव ए नॉट, यस सर, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नीचे की तरफ है माइनस ए, माइनस ए। बोलो। यस सर, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ गया, ए नॉट माइनस ए। अब बड़ा छोटा कौन बताया था तुमने, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ए बड़ा है सर, ए बड़ा है। बड़ा है, तो ए अगर बड़ा है तो रिजल्ट किधर आएगा मेरा, ए माइनस ए नॉट हो जाएगा। मतलब नीचे की तरफ आएगा ना। यस सर, यस सर, इसका रिजल्ट का जो डायरेक्शन आएगा वो किस तरफ आएगा, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए माइनस ए नॉट से जा रहा है, ओके सर, समझ गए। यस सर, हम्म। थैंक यू सर। सर पेज नंबर 119 का 72 नंबर। पेज नंबर 119 का 72 क्या कह रहा है, टू मास, हाँ जी सर इसको पीडीएफ में रहने दीजिएगा। ठीक है। टू masses m and m are suspended together by massless spring constant. When the masses are in equilibrium, m is removed without disturbing the system, then the amplitude of oscillation is. देखो दो मास है बेटा, ठीक है। हाँ सर, ये पहले स्प्रिंग यहां पर रही होगी, जब दो मासेस लगाए होंगे तो स्प्रिंग एलोंगेट हो गई होगी। सर हम लोग जा सकते हैं। हाँ हाँ जा सकते हैं, m और m नॉट ये दो लगे हुए हैं, यही है। सर वो मास हमको डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम हो रहा था, जो मास आप लगाए हैं हम्म। वो दोनों को साथ ही मतलब हाँ, attach करके। लिखा है ना मास सस्पेंडेड टुगेदर, हाँ, ठीक। तो इसका डायग्राम नहीं बना हमको। कोई बात नहीं, ये अभी ये कितनी कितनी लंबाई खिंच गई होगी, ये
ये लंबाई कितनी होगी, ये मान लेते हैं x1 है, ठीक, यहां इक्विलिब्रियम है, तो kx1 की वैल्यू क्या रही होगी, kx1 की वैल्यू मेरी निकल आएगी कितनी, m प्लस एम नॉट इंटू जी, समझ गए। हाँ सर। अब इसने किसको हटाया, एम स्मॉल नहीं बड़ा वाला एम। m को हटा दिया। अच्छा, जैसे ही m को हटाया होगा इसकी नई इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई होगी, हाँ यहां कहीं आ गई होगी, हाँ। और यहां से यहां तक का अब ये मान लो खिंच रहा है x2, और ये नई न्यू इक्विलिब्रियम है, ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम हो गया, फिर बचा न्यू इक्विलिब्रियम, ठीक है। और यहाँ किसको हटा दिया था, एम नॉट को, एम को हटा दिया था, बड़ा वाला एम को हटा दिया। एम नॉट बचा है, तो यहाँ पर kx2 की वैल्यू बराबर हो जाएगी किसकी, एम नॉट जी के, एम नॉट। तो kx2 की वैल्यू जो है वो हो गई होगी एम नॉट जी के बराबर। हाँ सर। अब एक बात बताओ, ये नया इक्विलिब्रियम हो गया, हाँ। और पहले यहां था और यहां रेस्ट पर था, हाँ तो जब हटा होगा तो ये इस पॉइंट के अबाउट ही तो ऑसिलेट करने लगा होगा ना, हाँ। तो क्या यही लंबाई इसकी एम्पलीट्यूड नहीं हो गई होगी, हाँ सर। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया होगा, एम्पलीट्यूड बेसिकली देखा जाए तो x1 में से x2 माइनस कर दो, x2 माइनस कर दो। अच्छा ठीक है। थैंक यू सर। हाँ सर एक और डाउट था सर, हाँ बताइए। थर्मो का सर, अच्छा हाँ बोलिए, क्लोज हॉलो मॉड्यूल में है तो बता दो, मैं मेरे पास है मॉड्यूल। अच्छा हाँ बोलिए। A closed hollow insulated cylinder हम्म is filled with gas at 0 degree and also contain an insulated piston of negligible weight and negligible thickness at middle point. क्वेश्चन भेज दोगे व्हाट्सएप पे एक बार, अगर नंबर इस पे भेज सकते हो तो एक बार भेज दो जरा। भेजा क्या बेटा, एक मिनट बेटा। हाँ ये कह रहा है कि एक क्लोज्ड हॉलो इंसुलेटेड सिलेंडर इज फिल्ड विद गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड आल्सो कंटेन एन इंसुलेटेड पिस्टन ऑफ negligible weight and negligible thickness at middle point. Wait, the gas on the one side of the piston is heated to 100 degrees Celsius. If piston moves 5 centimeter, the length of the hollow cylinder will be. क्लोज हॉलो इंसुलेटेड सिलेंडर है, ये रहा, और कह रहा है कि विथ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस पे गैस भरी हुई है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑल्सो कंटेन ए इंसुलेटेड पिस्टन ऑफ नेग्लिजिबल वेट एंड नेग्लिजिबल थिकनेस एट मिड पॉइंट, यहां पर एक पिस्टन है, ठीक है, इंसुलेटेड है तो मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होने दे रहा है, और द गैस ऑन वन साइड ऑफ द पिस्टन इज 100, यहां पर है 100 कर देता है, और कह रहा है कि इफ द पिस्टन मूव्स 5 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द हॉलो सिलेंडर विल बी। अच्छा 5 सेंटीमीटर मूव करता है
इज हीटेड टू, अच्छा यहाँ पे हीट किया इसको एक तरफ से, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये एक्सपेंड किया होगा तो ये यहां पर मूव कर गया कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये पहले कितना था, अगर पूरी लेंथ मान लेते हैं हम लोग x है, तो यहां पहले ये रहा होगा x/2, और अब ये x/2 5 और इधर बाकी रिमेनिंग हो गया होगा। तो इसको कैसे कर सकते हो, प्रेशर इक्वेट करा दो, यहां का जो फाइनल प्रेशर होगा, ठीक है, जब ये मूव कर गया होगा यहां पर ये डिस्टेंस होगी कितनी, x/2 + 5, इससे वॉल्यूम निकाल लोगे इस लेंथ से, एरिया मान लो इसका a कट जाएगा, ठीक है, और एरिया तो एरिया इंटू लेंथ हो गया ना वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम। और यहां पर लेंथ कितनी हो जाएगी, यहां पर लेंथ हो जाएगी x/2 - 5, ठीक है। और अगर ये पिस्टन आगे मूव नहीं कर रहा है, मतलब दोनों तरफ प्रेशर क्या पड़ रहा होगा, सेम होगा दोनों तरफ। तो अब एक बार गैस इक्वेशन लगा के प्रेशर यहां पर पहले प्रेशर मान लो, यहां पर मोल्स दोनों के बराबर ही रहे होंगे, जितने मोल्स यहां पर थे मोल्स वाइज तो बराबर रहा होगा, तो बाद के मोल्स भी बराबर ही रहे होंगे, बस दोनों के प्रेशर बाद में क्या कर दो, मोल्स इक्वेट करा दो ना, मोल्स, हाँ कर लेंगे, हाँ ट्राई कर लो, ठीक है। और है किसी का कोई क्वेश्चन, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।